चले पढ़े? तो बताओ पहली क्लास की बात समझ में आ गई थी? है ना? यानी लॉ का जन्म कहां से हुआ? अंग्रेज चले गए, क्या छोड़ गए? है ना? लॉ भी छोड़ गए ना? और क्या छोड़ गए सर? थैंक यू सॉरी तो छोड़ गए। साथ के साथ फिर दूसरा जन्म कहां से हुआ लॉ का? यानी इंडियन पार्लियामेंट से, जैसे कंपनी एक उन्होंने बनाया, जीएसटी बना दिया, तरह के। तीसरा जन्म कहां से हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्ट के डिसीजन, क्योंकि आगे जाके दुनिया में कोर्ट के डिसीजन क्या बनने वाले हैं? कानून बनने वाले हैं, और ये हमेशा होता है। और हम आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। आप लॉ कम पढ़ोगे, क्या ज्यादा पढ़ोगे? केस लॉ ज्यादा पढ़ोगे, है ना? राइट, मजा आएगा उसे पढ़ने में। और तीसरा चौथा कहा था? याद आई बात? कस्टम एंड यूसेज, यानी रीति रिवाजों से। याद आ गई बात? रामायण महाभारत से क्या बना था? लॉ बना था। याद आ गई होगी बात? है ना? फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा। ऐसे बहुत सारे लॉज होते हैं जो किससे बनते हैं सर? कस्टम और यूसेज से बनते हैं। ठीक है। और अगला जन्म कहां से हुआ था? यूसेज। यूसेज बोले तो हुंडी, हुंडी बता दो, है ना? तो हमारे देश के कानून बनाने वाले अंग्रेजों के जमाने में टी1 में क्या कहते हैं, लोगों को अच्छा लगा कि भाई लॉ बनाने वालों का ये बढ़िया सिस्टम है, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं बात? राइट, हुंडी हुंडी खेलो। हुंडी है, मुंडी नहीं है। ठीक है, क्या है? हुंडी। तो भैया उन्होंने हुंडी सिस्टम को लीगलाइज कर दिया। उसे आज के जमाने में आप क्या बोलते हो? चेक, प्रॉमिसरी नोट, बीआरबीपी बोलते हो आज के जमाने में। तो पुराने जमाने में जो हुंडीज होती थी उनको ये नाम दिया गया, और उनका एक एक्ट बना दिया गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये बनाया गया, है कि नहीं बात? राइट, जो तुम क्वेश्चन भी करते हो अकाउंट से, बीआरबीपी वाले। तो पुराने जमाने में उसे हुंडीज बोला जाता था। तो यूसेज से क्या बन गया? लॉ बन गया। इतनी बात समझ में आ गया ना? अब हमें क्या करना है सर? ठीक है, ये मेरी बचपन की फोटो है और ये मैं जवानी वाला हूँ, है ना? कभी उल्टा सोचो तुम, है ना? तुम्हारी मेरी उम्र तो मैंने बताई थी। ठीक है, बताइए तुम्हें। कुछ दिनों में, आप कुछ दिनों में नहीं, मुझे लगता है तुम ये कह दोगे बहुत जल्दी कि हाउ लॉ से, है ना? मजा तुम्हें इसमें आने वाला है। मैंने पहले कहा था कि सबसे ज्यादा 4 सब्जेक्ट में मजा किसमें आएगा? लॉ में। लेकिन ये मजा क्रिकेट ना हो जाए, इसलिए क्या करना है सर? डेली जाके पढ़ना है, और डेली जाके पढ़ने के साथ साथ करने रट्टे भी लगाने हैं, है ना? रट्टे भी लगाने हैं। बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा भैया क्या करना है लॉ में। तो लॉ में आपको चीजों को जीकेपीएल करना है सर। सर जीकेपीएल क्या होता है बताओ? हाँ, घोट के पी लेना। शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, घोट के पी लेना। ठीक है, रेंचो की तरह काम करना है। मैं घोट के कैसे पीना समझना, फिर है ना? रटना भी है कि भाई रटने वाली चीज है तो थोड़ा सा रटना तो पड़ेगा ही। तो रटने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, है ना? राइट, रटने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भैया एग्जाम में तो रटी टाइप बातों क्या करना पड़ेगा? लिखना तो पड़ेगा। इसमें कोई बनाने वाली बात नहीं। इसमें ऑन लैंग्वेज नहीं। ठीक है सर। बिजनेस लॉ क्या था? याद आ गई बात? यस सर। बिजनेस लॉ डेफिनेशन बताओ, क्या याद करे थे पिछली क्लास में? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। याद आया? जो क्या बताता है? ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन लिविंग और कॉर्पोरेट, यानी लिविंग तुम और मैं, और कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज। अच्छा, लिविंग वर्सेस कॉर्पोरेट हो सकता है? यस सर। कॉर्पोरेट वर्सेस लिविंग हो सकता है? लिविंग वर्सेस लिविंग हो सकता है? कॉर्पोरेट वर्सेस कॉर्पोरेट हो सकता है? तो अरबाज खान झंडू बाम कॉर्पोरेट वर्सेस कॉर्पोरेट तो था, है कि नहीं बात? राइट। तो भाई क्या होगा अगर तुम्हारा सिम नहीं चला तो याद है, तो लिविंग वर्सेस कॉर्पोरेट हो जाएगा। तो जो क्या बताता है? लिविंग, कॉर्पोरेट और लिविंग के बीच का रिश्ता, या उनका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बताता है कि आप अपना राइट क्या मांगोगे और ऑब्लिगेशन क्या होगी। हम बिजनेस लॉ को क्या बोल देते हैं? ट्रेड लॉ बोल दो, मर्केंटाइल लॉ बोल दो। ये सारी की सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले वो सब किसके ब्रांचेस हैं? सिविल लॉ के ब्रांचेस। और जितने भी हम मूवी देखते हैं वो सब क्या होते हैं सर? क्रिमिनल लॉ पर बेस्ड होती है ना? पिछली क्लास में कौन सी देखी थी सर? जॉली एलबी देखी थी। आगे भी बहुत सारी देखेंगे, चिंता मत करो, है ना? राइट। अब जो हमारा पहला एक्ट है, यानी पहला लॉ है, जब भी हम लॉ बनाते हैं, है ना? जो भी हम लॉ बनाते हैं उसके आगे नाम क्या है? उसका नामकरण करते हैं, उसका नाम क्या है? क्या लगा देते हैं सर? एक्ट लगा देते हैं ना? सरनेम देते एक्ट। यानी कि सबसे पहला एक्ट जो हमारी दुनिया में, स्पेशली कहते हो इंडिया में, जो सिविल लॉ के अंदर बना वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये तो बूढ़ा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया, नहीं हो गया? मतलब कितने साल पुराना है? 1 ईयर बताओ यार। 1 सितंबर को जाएगा। हाँ राइट। और इसका बर्थडे पता कब है? 1872 में तो भैया जन्म हुआ। अब तुम्हारा जन्म हुआ मान लो, है ना, 1990 में। ये देखो शक्ल भी अच्छी लग रही है इसकी, है कि नहीं बात? राइट, 1990 में हुआ होगा, यस सर, है ना? पक्का ना? हाँ, तो 1990 में हुआ। लेकिन फिर भी जब तुम्हारा यहाँ पे जन्म हुआ तो तुम पिछले जन्म में रहे होंगे,
होता लड़ रहे हो, स्वतंत्रता सेनानी हो तुम, फ्रीडम फाइटर लड़ रहे हो कहीं, है ना, अंग्रेजों के साथ जलियांवाला बाग की लड़ाई चल रही है तुम्हारे अंदर, है कि नहीं बात, कि देश को आजाद कराना है। यानी तब का लॉ है जब तुम पिछले जन्म में थे, इसलिए तुम भूल गए, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। जैसे सीरियल था ना पहले राज पिछले जन्म का, उसमें आंटी जी इंसानों को लिटा देती करती थी, मतलब वो स्क्रिप्टेड ही लगता था मुझे तो, है ना, देखा किसी ने? कुछ साल पहले सीरियल आता था, उसका नाम था राज पिछले जन्म का, इतने पुराने है ना, राइट, कुछ साल पहले कह रहा हूँ भाई। उसमें क्या होता था, उसमें किसी पर्सन को बुलाते थे, उसको एक मतलब बेड पे लिटा दिया, उसमें कुछ कोई आंटी की होती थी, कुछ वो जादू टोटका वाली, उसमें पिछले जन्म में ले जाती थी, पूरा शो चलता था, ऑडियंस भी बैठी होती, केबीसी टाइप होता था वो, है ना, ऑडियंस भी बैठी है तो बताता हाँ पिछले जन्म में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा बताता रहता था, इस तरह की बातें। तो भाई बिल्कुल ऐसी, तुम जब पिछले जन्म राज पिछले जन्म के शो में जाओगे और तुम पिछले जन्म में लेके जाएंगे, तब तुम याद रखा, अरे हाँ 1872 में अंग्रेज थे, उन्होंने लॉ एप्लीकेबल किया, 1872 यानी 150 साल पहले। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो आजादी से और 75 साल पहले का लॉ, और आजादी के 75 साल अप्रोक्सीमेट अब तक हम अंग्रेजों का लॉ पढ़ रहे हैं, बताओ, है ना, राइट, शर्म की बात है कि नहीं, गंदी बात है कि नहीं? शायद कपूर से नाचता है, गंदी बात, गंदी गंदी, बताओ, अपना लॉ नहीं लगा रहे हैं, अंग्रेजों का लॉ चल रहा है, आज तक अंग्रेजों का लॉ एप्लीकेबल कर रहे हैं, और हम आज भी अंग्रेजों का लॉ एप्लीकेबल कर रहे हैं, और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो इंडिया वाले इतने आलसी करने लगा, जो चल रहा है चलता रहेगा, नए लॉ कौन बनाएगा? 1872 का लॉ तुम आज पढ़ रहे हो, लेकिन जब अगर बर्थडे हुआ किसी का, तो बर्थडे पूरे साल होगा क्या? पूरे साल सेलिब्रेट करते हो? हर महीने सेलिब्रेट करते हो क्या? एक दिन नहीं ना, राइट। अब कोई नया बालक होता है, जन्म होता है, उसको तो हर महीने सेलिब्रेट कर लेते हैं उसके मम्मी पापा, फर्स्ट बर्थडे, 6th बर्थडे, होता नहीं होता ऐसा, राइट? या मान लो फर्स्ट मंथ बर्थडे, 6th मंथ बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी उनको भी देखा मैंने फेसबुक पे, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, 6th मंथ एनिवर्सरी, है ना। लेकिन भैया हर महीने बर्थडे तुम सेलिब्रेट करो, ऐसा मुश्किल है। पिताजी भाई, है ना, टमाटर लगाएंगे, हर महीने पैसे चाहिए तुझे, है कि नहीं बात? तो बर्थडे कब आएगा बताओ? और वो डेट क्या है? तो ये डेट याद रखेंगे सर। जैसे 1 सितंबर आएगा, क्लास में ताली बजेगी, क्या बनाएंगे? हैप्पी बर्थडे कॉन्टिनेंट बनाएंगे, केक कटेगा, सब में बटेगा, है ना, राइट। 1 सितंबर आएगी तब की तब देखेंगे ना, ठीक है। तो 1 सितंबर 1872, ये क्यों लिखा है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो अंग्रेज बना गए थे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्यों लिखा है? मैगी मसाला उस पर डालो। ना 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 भैया, अगर इंडिया में बना तो उस टाइम भी क्या थे? अंग्रेज थे कहां पे? तो इंडिया में मान लो अगर कैपिटल दिल्ली रही हो, लेट से, तो दिल्ली में बैठ के तो लागू किया होगा, तो बैठे तो वो इंडियन पार्लियामेंट में नहीं होंगे ना, या इंग्लैंड में बैठ के बना दिया होगा? नहीं ना, तो इसलिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोला। टोटल कितनी धाराएं बनाई? 238 धाराएं। और ये कहां पे लगेगा सर? है ना, राइट, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, मैंने पिछली क्लास में बताया पूरे इंडिया पे लगेगा सर। अब इसमें कुछ सेक्शंस डिवाइड किए गए सर। सेक्शन क्या डिवाइड किए गए? 1 से लेके 75 तक तो जनरल लॉ है हमारा, जनरल प्रिंसिपल जो हम पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्टेंट बनाए गए जो कहां से कहां बने सर? 124 से हाँ 238 तक पहुंचाए गए, है कि नहीं बात? बीच के अब तुम बोलोगे भैया ये क्या हुआ, ये क्या होगा भैया, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन को क्या कर दिया गया? हाँ, तो यहाँ से डिलीट कर दिए गए, इनके जगह दूसरे एक्ट बना दिए गए। दूसरे एक्ट कौन से बना दिए गए? सेल्स ऑफ गुड एक्ट, है ना, पार्टनरशिप एक्ट। तो पहले जमाने में सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ही होते थे, मतलब सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिस्सा थे। फिर बच्चे लेट जाते थे, हम ना पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते रहेंगे जिंदगी भर। तो लोगों ने सोचा ये तो बड़ी जाती वाली बात है, तो उन्होंने क्या किया? पार्टनरशिप एक्ट अलग कर दिया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट अलग कर दिया। साइकोलॉजी दिमाग में क्या आ गई कि भैया एक खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा लॉ है। तो मैंने बात, और इसके बीच का गैप फिल नहीं किया गया, है ना, इसके बीच के गैप को यहीं छोड़ दिया गया और कहा गया भैया इस गैप की जगह हमने क्या बना दिए? अलग लॉ बना दिए। अब अलग लॉ बना दिए तो ये गैप फिल नहीं हुआ, इसलिए सीधा 75 से कहां पहुंच जाते हैं? 124 पे पहुंच जाते हैं। यानी आफ्टर 75 सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टिल 124 सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई सेक्शन नहीं है, है ना। लॉजिक समझ गए? अगर कोई आपके पूछे बीच के कहां गए, और दूसरे एक्ट बना दिए गए, और यहां से उन सेक्शन को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया, ठीक है। वो स्पेशल सेक्शन। अगर टोटल एक तरीके से देखा जाए तो 124 से 238 और 1 से लेके 75 टोटल इतने सेक्शंस बनाए गए हैं, प्रेजेंटली मौजूद है किसके अंदर सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है। काम कब हुआ? ये
जब पार्टनरशिप एक्ट बना होगा, कब बना होगा? 1932। और सेल्स ऑफ कब बना? 1930, है कि नहीं बात? राइट। तो ये सारे खतरनाक काम इन्हीं सालों में किए गए, है कि नहीं बात? राइट। अब शुरू करते हैं सर। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बता सकते हो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आज बहुत ही खतरनाक बात शुरू होने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर मैं तुमसे बोलूं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दुनिया की हर एक चीज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। ये दुनिया की हर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, है ना? राइट। एक दिन मैंने से बुक आती है ना, हिंदी की भी आती है, तो हिंदी के जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, मात्राएं और वो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे पढ़ा जाता है। मुझे ज्यादा लिखना तो नहीं आता, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। राइट। अब वही मात्राओं का जो भी फर्क होता है, प्रोनाउंसिएशन ऐसी होता है। पॉइंट को पता है क्या बोलते? पॉइंट को पॉइंट नहीं बोलते, पॉइंट, है ना? तो वो ओ की मात्रा नहीं लगाते, कुछ आ बिंदु ऐसे लगाते हैं। तो अगर हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा ये फर्क रहता है ना? तो इसलिए कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाए कॉन्ट्रैक्ट तो समझ जाना मैं हिंदी वाला प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, है ना, मजा भी नहीं आता कॉन्ट्रैक्ट बोलने में, कॉन्ट्रैक्ट बोलने में जो मजा भी नहीं आता। राइट। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, दुनिया में हर एक चीज क्या है? और तुम्हें ये आज तक अंदाजा भी नहीं लगा। मतलब जब तुम्हारी बुद्धि, है ना, बहुत छोटी थी, जब तुम ये गाना गाते थे, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, है ना, जब ये वाला गाना गाते तब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट करते थे, है ना? राइट। अब तुम स्कूल गए, स्कूल में तुमने पेंसिल, रबड़, कटर, है ना, पेंसिल, और जो इरेजर होती है, इरेजर थोड़ी होती है, वो क्या होती है? रबड़ होती है, रबड़। और जो शार्पनर होता है, शार्पनर थोड़ी होता है, कटर होता है, कटर। अब सामने पार्क है, पार्क को पार्क थोड़ी है, पार्क है ना? अंग्रेजों ने हमारी इंग्लिश बिगाड़ दी, है कि नहीं बात? तो पेंसिल, रबड़, कटर, टॉफी, स्केल, कुछ भी आपने खरीदा, चाहे वो 1 रुपए खरीदा हो, चाहे 25 पैसे खरीदा हो, चाहे 50 पैसे खरीदा हो, चाहे वो 10 रुपए खरीदा हो, 100 रुपए खरीदा हो, जब आपने वो चीज खरीदी है तो जाने अनजाने आपने क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जाने अनजाने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दुनिया की हर एक चीज क्या है सर? दुनिया की हर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं बात? यानी कि जिससे आप लेन देन बोलते हो ना, वो अपने आप में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, वैसे तो आजकल आपको अखबार पढ़ता नहीं होगा, लेकिन घर में अखबार आता नहीं आता? शगुन के लिए आता हो, पढ़ता कोई नहीं है। हमारे यहाँ भी अखबार आता है और पढ़ता कोई नहीं है। पर क्यों आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, शगुन है ये तो, अखबार घर में आना, न्यूज़पेपर घर में आना, है ना? पढ़ता कोई नहीं है। और अखबार वाले बड़े बोलते हैं, मतलब कंचे खेले होते हैं बचपन में उन्होंने, बहुत ऐसे रोल करते हैं, रबड़ बांधते, बिल्कुल फेंक के मारते, बिल्कुल वही लगेगा जहां आपका गेट होगा। तो मैंने पूछा भैया बच्चों ने बहुत कंचे खेले ना? कह रहा हाँ। मैंने तभी अखबार बेच रहा तू, है कि नहीं बात? अब्दुल कलाम से सीख लेनी पड़ेगी, है ना, अब्दुल कलाम जी से। अब ये बताओ, बिल्कुल परफेक्ट होता नहीं होता? अब अखबार वाला बिल्कुल परफेक्ट आपके यहाँ, है ना, निशाना लगा के जा रहा है, ठीक है, आप उसे पैसे दोगे नहीं दोगे? दोगे नहीं दोगे? राइट। अच्छा, क्या उसके साथ कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया? मतलब रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, लिखी हुई बात हो कहीं, कॉन्ट्रैक्ट किया रिटन में, फिर क्यों पैसे दोगे? सोशल एग्रीमेंट, इनविजिबल, ना, नॉर्मल। बताओ क्यों पैसे दोगे फिर? वो जो आपको नहीं सर गुड्स जो दे रहा है, वो जो आपको अखबार दे रहा है, उसके लिए आपने उससे बोलचाल में तो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो जिंदगी में कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने कभी रिटन में किया है? अभी तक तो कोई भी नहीं किया। बहुत कम क्यों होंगे, अगर जिसका बिल लिया होगा आपने, जो बिल लिया होगा वही रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे मोबाइल खरीदा होगा तो शायद आपने उसका बिल तो लिया होगा, या चोर बाजार से लिया था? बिल लिया होगा ना, बस वही रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो आपने उसको क्या ले रखा है? बिल ले रखा है, है ना, प्रूफ। राइट, समझ में ना बात? अब ये बताओ, बिल तो लिया नहीं मैंने, कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो क्या अखबार वाला अखबार डाल के जा रहा है, पैसे ना दे उसे? देने पड़ेंगे भैया, ये कॉन्ट्रैक्ट है, है ना? वर्बल कॉन्ट्रैक्ट कह दो, रोल कह दो, पर पैसे देने पड़ेंगे आपको। यानी कि बचपन, चलो बचपन में चले जाओ, बचपन में अगर आपने कोई भी टॉफी खरीदी हो, है ना, कोई भी सामान खरीदा हो, तो पैसे देने पड़ते थे? जी सर। ये डब्बा खोला, अंकल से टॉफी निकाली, लेके घर, देने पड़ते थे ना? तो जाने अनजाने वो भी क्या है? लड़ाई झगड़ा तो घर में पहुंच जाते थे, है कि नहीं बात? हाँ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। हर चीज क्या है? हर चीज कॉन्ट्रैक्ट। जिसके आप लेन देन कर रहे हो वो क्या है? हर चीज कॉन्ट्रैक्ट है। यानी जहां पैसे का लेन देन कर रहे हो वो हर चीज क्या है? बस बचपन से आज तक पढ़ी नहीं है बात, बचपन से लेके आज तक पढ़ी नहीं है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट है, तभी तो हम झगड़ा कर सकते थे उसके ऊपर। ये खराब सामान दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। फिर गए भैया तुम कहा छोले भटूरे खाने, छोले भटूरे तो खाए होंगे, मतलब खा के पेट भर लिया, पैसे दोगे नहीं दोगे? तो बेकरार वाला क्या कह रहा है? बेकरार छोले भटूरे, वाह, दिल्ली के दिल जले, है कि नहीं बात? राइट। कानपुर गए हो कभी? कानपुर
कानपुर में फेमस जगह है ना, ठग्गू के लड्डू। Yes, sir. ठीक है, राइट। मेरे रिलेटिव रहते हैं कानपुर में, लड्डू वहीं से आते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं इसका। हाँ, वो पता क्या बोलता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। उसके डब्बे पे ये लिखा रहता है, ठग्गू के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। ठीक है, अब ये भी मार्केटिंग का देखो बढ़िया तरीका है, राइट। लोग खा के भी देखते हैं। अभिषेक बच्चन वाली बंटी बबली देखी है, उसकी शूटिंग भी उस दुकान पे हुई है, ठग्गू के लड्डू क्या, राइट। इतना फेमस है वो। अब ये बताओ, लोग जा रहे हैं, लेके खा रहे हैं, और अगर वहां पे टोकन सिस्टम ना हो, कि प्रीपेड सिस्टम जैसे बीकानेर वगैरह पे होता है, तो क्या पैसे दोगे? नहीं दोगे? दोगे ना। इसका मतलब क्या, वो भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ग्राहक मेरा देवता, ऐसा कोई ग्राहक नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं, मेरे से ज्यादा कोई बेवफा नहीं। वाह, ठीक है। मार्केटिंग लेवल देख रहे हो, मतलब जितने भी दिल जले बालक है वो यही क्या करेंगे, यही खाएंगे। सर अगली बात, इनको तो खैर सभी जानते हैं, बहुत ही डेंजर आदमी भाई है कि नहीं बात, राइट। अब ये बताओ, अब और पुराने जमाने में ले सकते हैं। कॉन्टेंट की बात तो छोड़, तुम जिंदा हो गए थे, तुम्हारे जन्म से पहले भी तुम्हारे लिए कॉन्टेंट होने शुरू हो गए थे। अब यज्ञ में से प्रकट हुए नहीं होंगे तुम, कोई है जो ऐसे यज्ञ में से निकला हो? ऐसे तो कोई नहीं है ना। कुंती माता ने सूर्य देव की पूजा करी और बालक गोद में आ गया करण, ये भी कहानी सुनी होगी ना। तो पुराने जमाने में तो भैया जो बालक होते थे यज्ञ से आ गए, सूर्य देव से गए, भैया ऐसे हो जाया करता था, है कि नहीं बात, राइट। लेकिन आजकल के जमाने में तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब देखो, जिस बालक का जन्म हॉस्पिटल में होने वाला है ना, और वहां पर जिसका इलाज चल रहा है डॉक्टर से, तो क्या वो फीस जन्म के बाद लेते, पहले ले लेते हैं? तो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी थी ना, वो बोलता भी है, संजय दत्त ये क्या कहते हैं, एडमिट करने से पहले फॉर्म भरना जरूरी है क्या? आदमी मरेला है वो जरूरी है, फॉर्म भरना है ना, याद आ रहा है ना। तो भैया हॉस्पिटल यही करते हैं, आपका इलाज बाद में होगा, पहले क्या भर दो, पहले फॉर्म भर दो, फीस भर दो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इलाज होगा। यानी कि जन्म से पहले ही, तुम्हारे मेरे जन्म से पहले क्या हो चुका था, हमारे लिए कॉन्टेक्ट हो चुका था। फीस तो भरनी पड़ेगी, राइट। इसका मतलब क्या है सर, कॉन्टेक्ट एक लॉ, इसलिए मैंने बताया था लॉ क्या है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद, पर जिंदगी के पहले भी था, है कि नहीं बात। अब सोचो, यानी हमारे जन्म से पहले हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो गया था, ठीक है ना, राइट। और हमारे जन्म के बाद होने पर भी कॉन्ट्रैक्ट लागू है, और हमारे जाने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे ऊपर लागू रहेगा। इसलिए देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, और हमें 12th तक पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाते हैं 12th में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ाते नहीं। बताओ यार, जितना जरूरी बचपन से हम क्या करते आ रहे हैं, खरीदते सामान, है ना, सामान खरीदते आ रहे हैं, बेचते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं दुकानदार से, राइट। तो इतनी बात तो समझ में आ गई सर, कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज है जिसे आम आदमी बोलता है डील, लेकिन आज के बाद हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, अगर आप रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कैसा होगा सर, दिखाना सभी बालकों को। हाँ, यानी इसे क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं स्टैम्प पेपर। क्या बोलते हैं सर, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या मैं किसी, है ना, भाई किताब कॉपी दे, इस पे लिख लेते हैं सर, इस पे लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे क्या? नो सर। पीछे वाला पेज दिया यार, वो रफ पेपर वाला, उस पर कुछ बात नहीं लिखी। अच्छा, मतलब तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना, तुम कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखेंगे भैया, मैं आई अंकुर अग्रवाल अपना नाम लिखूंगा, ठीक है ना, और मैं ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा पूरा कोर्स, राइट, फॉर एट दिस प्राइस, इतना पढ़ाऊंगा इतने प्राइस पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा सर, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इस पेज पे बना सकते हैं? नो सर। सर मेरा बीच वाला पेपर ले लो सर, है ना, उसको बनाओ सर, पीछे वाला ले लो, उसको बना दो सर। अच्छा नहीं लग रहा, मैम से A4 शीट ले लेते हैं, A4 शीट बना देंगे? नो सर। तो भैया किसी भी रिटन चीज के ऊपर, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना किसी भी खाली पेज पे नहीं हो सकता। वो बचपन में सोचते आते हैं, है ना, बचपन से हमने डायलॉग सुना कि यार भाई किसी खाली पेज पे साइन मत कर दियो, कभी यहाँ साइन कर दिया। तो खाली पेज कौन सा होता है, वो खाली पेज कौन सा होता है, वो खाली पेज स्टैम्प पेपर होता है, वो खाली पेज कॉपी का पेज नहीं होता। अगर आपने किसी कॉपी के पेज पर साइन करके छोड़ दिया तो पता लगा आपकी जायदाद निकाल ली किसी ने, है ना, ऐसा नहीं है, राइट। वो जो फिल्मों में कभी हम सोचते आए ना बात कि भैया किसी भी खाली पेज पे क्या नहीं करना, साइन नहीं करने, वो ये वाला पेज होता है भाई। किसी भी ऐसे पेज पर साइन मत कर देना जिसके ऊपर क्या लिखा हो, स्टैम्प पेपर की तरह, जिसके ऊपर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो, इस पे साइन मत कर देना। इस पे अगर आपने खाली पेज पे साइन कर दिए और इसके ऊपर जिसमें कुछ भी लिख दिया,
तो फिर इसका मतलब वो तुमने लिखा है ये माना जाएगा। जज पता क्या मानेगा, पहले बात लिखी थी, तुमने पढ़ी थी, तुमने समझी थी, फिर इसके ऊपर क्या किए साइन। जज ये नहीं मानेगा कि पहले तुमने साइन के उसके बाद कुछ भी लिख दिया। मैं ना बात तो अपने खाली पेज पे तुम है ना, कोई बच्चे होते हैं जो साइन बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, साइन तुम सबने करी होगी है ना, मैं ऐसे साइन बनाऊंगी डैड है ना, है कि नहीं बात भाई, देख मैं ऐसे साइन बनाऊंगा, किसी को समझ ही ना आएंगे, मुझे भी समझ ना आएंगे, है कि नहीं बात, राइट। तो उसमें कोई घबराहट नहीं है कि मैं कॉपी के पेज पे पीछे साइन बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करी होगी ना 9th-10th में कभी तो करी होगी, है ना, ये मेरे आज के बाद परमानेंट साइन, ये मुझे पसंद आए, ठीक है। तो उसमें कोई घबराहट नहीं है भाई, किसी पेज पे साइन करो, कहीं भी साइन करे, कहीं भी छोड़ दो, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। खाली पेज पे साइन करके छोड़ दिया मैंने, भैया ले मेरी ज्यादा चली गई, है कि बात, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैंने ऐसे किसी पेज पे साइन करके छोड़ दिया आपके पास और फिर तुम उसमें कुछ भी लिख दो, तो मेरी कार, घर, जो भी मेरे नाम प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारी हो जाएगी। तो खाली पेज पे साइन करने का मतलब क्या होता है, स्टैम्प पेपर पे। और एक डायलॉग और तुमने और सुना होगा, क्या, जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो हम एक दूसरे क्या बोलते हैं, लिख के ले ले भाई, भाई लिख के ले ले, तू ये बात लिख के ले ले। तो भैया लिख के लेने का मतलब क्या होता है, बताओ, लिख के लेने का मतलब क्या होता है, नहीं कि सामने वाले को यकीन दिलाना है ना। तो मैं उससे कहता हूं भाई ये बात तो लिख के ले ले, इससे क्या फायदा होगा। अगर मैं बाद में धोखा दे दूं तुम्हें, अगर मैं बाद में तुम्हें धोखा दे दूं, तुम अपनी बात से मुकर जाऊं, तो जो लिखी हुई बात है वो कोर्ट में क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी ना, राइट, वो सबूत बन जाएगी। जो अमरीश पुरी ने पिछली बार क्या बोला था कि नारियल और अगरबत्ती नहीं जलानी भैया, यहाँ पे सबूत और गवाह पेश करने हैं, तो वो सबूत है। जब भी हम किसी से बोलते हैं ना, तो ये वो प्रैक्टिकल बात है जो तुम आज से पहले सुन चुके हो, है ना। भाई खाली पेज पे साइन नहीं करने, आज समझ में कहानी करने, लिख के ले ले मुझसे, लिख के दूं क्या, लड़ा झगड़ा तो क्या बोलते हैं भाई लिख के ले, तू ये बात अपने मम्मी पापा भी बोलते थे आप कभी कभी आपस में, है ना, लिख के ले ले बात, दोस्ती यारी में। लिख के लेने का मतलब क्या होता है, रिटर्न कि रिटर्न में ले ले भाई बात, और वो भी किस पे लिख के ले ले, स्टैम्प पे लिख के ले ले। अगर मैं इस बात से मुकर गया ना, तो मेरे ऊपर केस कर दियो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लेंगे, दिक्कत मुझे हुई, केस कर दियो, बताओ लिख के ले ले यार, और कैसे करेगा, है कि नहीं बात। इसलिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बचपन से लेके 55 तक तुमने रिटर्न तो किए नहीं कॉन्ट्रैक्ट, बताओ, तुमने रिटर्न तो किए नहीं, फिर अब क्या होगा, नहीं, अगर रिटर्न किए नहीं तो पता क्यों नहीं किए, क्योंकि उनकी वैल्यू इतनी बड़ी नहीं थी ना। अबे कटर के लिए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या, 5 रुपए का कटर है, पहले स्टैम्प पेपर लाऊंगा कचहरी में जाके, 50 रुपए तो पेट्रोल लग जाएगा, 50 और कचहरी जाने में, है ना। फिर 10 रुपए का, जैसे 50 रुपए का है ना, ऐसे 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर आते हैं, राइट। अब कई बच्चे पूछते हैं सर 50-100 का क्या फर्क होता है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है भैया 10 लाख से ऊपर का, तो वो वहां पे 500 रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है ना, लाख रुपए तक का, 10-50 हजार रुपए का, तो अब 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा, है ना, 100 का भी लग जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत छोटा अमाउंट है, बस हम कह रहे हैं कि ताकि एक दूसरे के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन डाल सके, तो 10 रुपए का स्टैम्प पेपर भी चल जाता है, राइट। तो भैया लेकिन ये 10-12 रुपए आपको देने पड़ेंगे कोर्ट में, है ना। वहां से आपको स्टैम्प पेपर मिल जाएगा। स्टैम्प पेपर कैसे मिलते हैं, कोर्ट के बाहर छतरी लिए लोग बैठे होते हैं ना, यार वो बेचते हैं, ठीक है ना, वो बेचते हैं, उनका कमीशन भी होता है। अब तुम उससे बोला, जैसे मैं ये लेने गया तो मुझे 50 का नहीं मिला, ये मुझे 70-80 रुपए का मिला। 50 का तो क्या है, स्टैम्प पेपर है, जो कोर्ट के पास पैसे जाएंगे, इसकी छपाई भी तो है, प्रिंटिंग, और जो बेचारा लेके बेच रहा है उसका भी तो कमीशन है, राइट। तो 10-15 रुपए वो भी कमाएगा। तो 50 का स्टैम्प पेपर आपको 70-80 रुपए का पड़ेगा, मिल जाएगा, है ना, राइट। इस स्टैम्प पेपर पे हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन हम स्टैम्प पेपर का यूज कब करते हैं, जब साइन कर दिया, हाँ, जब अमाउंट क्या हो, अमाउंट थोड़ा बड़ा हो और आप एक दूसरे को जानते ना हो, ठीक है ना, आप एक दूसरे को जानते ना हो, एक दूसरे को जानते ना हो, बड़ा अमाउंट तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं बात, राइट। जहां पे आप एक दूसरे को जानते हैं तो वहां तो इंडिया में थोड़ा सा भरोसे वाली बात चल जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में लोग नहीं करते। लेकिन सबसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, रिटर्न। वहां पे सबूत इकट्ठा करना और गवाह इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, भाई जो लिखा है वो क्या है, वैलिड, वही वैलिड। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पेज पे होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैम्प पेपर बोलते हैं ना, राइट। अभी पढ़ेंगे इसके आगे, है ना। अब ये बताओ, अब ये जो स्टैम्प पेपर हुआ, अब ये जो आपने स्टैम्प पेपर बनाया भैया आपने, और यहाँ पे कुछ लिख दी बातें, ये 50 रुपए का स्टैम्प पेपर हो गया, यहाँ पे आपने बातें कुछ लिख दी। अब इस लिखी हुई बात को आप क्या बोलते हो, लिखी बात को क्या बोलेंगे सर,
आप इस लिखी बात को स्टैम्प पेपर बोलेंगे, है ना सर? स्टैम्प पेपर है, इसमें मैंने अपनी बात लिख दी, जी सर। ठीक है ना? अपनी बात क्या लिख दी? जैसे मैंने भैया अपना नाम लिख दिया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, इतने रुपए की फीस होगी और मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, ये मैंने बात लिख दी, राइट? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या कहते हैं, स्टैम्प पेपर हमने बात लिख दी, है ना, राइट? ये हमारा कॉन्टेंट होगा क्या? नहीं, ये कॉन्टेंट नहीं है। अब ये कॉन्टेंट नहीं, कोई लिखी हुई बात तो कोई भी लिख सकता है। जी सर। अब ये जो स्टैम्प पेपर है जिसमें आपने अपनी बात लिख दी, है ना, तो जज साहब ने इस प्यार को क्या नाम दिया? इसे कहा ना इस प्यार को क्या नाम दे? तो जज साहब ने इस प्यार को पता क्या नाम दिया? इसे कुछ नया नाम दिया सर, है ना? इस प्यार को नाम दिया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। तो जो स्टैम्प पेपर होता है, और स्टैम्प पेपर में अगर कोई बात लिखी जाती है उसे आप क्या बोलोगे आज के बाद? एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट। क्या बोलोगे? Written रिटन एग्रीमेंट। अच्छा, रिटन एग्रीमेंट को हम कोर्ट में घसीट सकते हैं? यस सर। बताओ, नहीं घसीट सकते भैया, नहीं घसीट सकते। क्यों? अक्षय कुमार ने भले ही ये बोला हो कि झगड़ा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? आई विल सी यू इन कोर्ट। पर रिटन एग्रीमेंट को कोर्ट में नहीं घसीट सकते मुन्ना। ये मुन्नी बात में आ रही है? क्यों? अच्छा, फिर तो मैं क्या स्टैम्प पेपर लाऊंगा? मैं लाऊंगा 1000 रुपए वाला स्टैम्प पेपर। अंबानी का एंटी लेगा 2 फ्लोर। एंटी का समझते हो ना? अंबानी का जो घर है ना, उसका नाम एंटीला रख रखा है उन्होंने, वर्ल्ड का सबसे महंगा घर, ठीक है? 600 कमरे हैं, मतलब छुपन छुपाई खेलो ना, आपको जिंदगी भर ना मिले वहां, है कि नहीं बात? 600 कमरे हैं, बताओ 600 कमरे, 200-300 पार्किंग, ऊपर हेलीपैड, है ना, राइट? तो ये दुनिया का सबसे महंगा घर है वो। तो 600 कमरे में से, और मान लो 17-18 फ्लोर जो भी है, 2-4 एक आध फ्लोर हमने अपने नाम के लिए, तो क्या दिक्कत है? अंबानी को घर से बाहर थोड़ी निकाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया मिस्टर मुकेश अंबानी ट्रांसफर हिज हाउस, है ना, बीच वाला फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, हाउस नहीं भाई, सिर्फ तो रहना होगा, मेरे नाम कर दिया। अब मैंने यहाँ लिख दिया स्टैम्प पेपर में, क्या दिक्कत है? मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? स्टैम्प पेपर में मेरा नाम लिख के अपने सर के गाड़ी के टायर हमारे हो गए, जब तक उसके सिग्नेचर नहीं होंगे। है कि नहीं बात? अब बताओ, क्या किसी भी स्टैम्प पेपर पे लिखने से उस बंदी की इजाजत तुम्हारी होगी क्या? नो सर। तो तुम यहाँ ना बैठे होते, तुम बैठे होते बिल गेट्स के घर में, तुमने व्हाइट हाउस में नाम ना कर लिया होता, है कि नहीं बात? जी सर। समझ में आई ना बात? तो फिर तो अंबानी के घर कितने लोग लूट चुके होते। तो भैया सिर्फ स्टैम्प पेपर में लिखने से, स्टैम्प पेपर तो ख्याली पुलाव है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? स्टैम्प पेपर ख्याली पुलाव है। सच में वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कब होगी? सिग्नेचर होगा। हाँ, जब तुम और जब मैं, इन्फोर्समेंट या जब वो बंदा जो अंबानी से क्या ले रहा है, मंजूरी लेती है ना, उसका फ्लोर खरीद रहा है अंबानी जी का, और अंबानी जी खुद क्या कर दें? साइन। सबसे खतरनाक चीज है भैया साइन। तभी तो अभी बोला कि किसी भी खाली स्टैम्प पेपर पे क्या मत कर देना, सिग्नेचर खेल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम कहाँ पे खेल रहे हो, कॉपी पे खेल रहे हो, रफ पेपर पे खेल रहे हो, A4 शीट पे खेल रहे हो, कहीं भी खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैम्प पेपर मत खेलने लग रहे चीजें, है कि नहीं बात? कि हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं सर, ठीक है? प्रैक्टिकल भाई, प्रैक्टिकल मत करना, ठीक है ना? सिग्नेचर सबसे बड़ी चीज है, सिग्नेचर। ऑफर पे ये कुछ भी नहीं है, ये स्टैम्प पेपर कुछ भी नहीं है, जीरो है, बिना किसके? सिग्नेचर है ना, राइट? जय दिल बिना धड़कन के अधूरा है, फिल्मों में गा तो देते हैं, ठीक है ना? दिल मेरा धड़कन तेरी, वाह, दिल मेरा धड़कन तेरी कैसे होगी भाई, है ना? मेरे दिल धड़कन मेरी दी है भगवान ने। एक मुलाकात जरूरी है जीने के लिए, मेरे हिसाब से ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है भाई। कभी किसी चैम्बर में घुस जाओ, सांस ना आए तुम्हें, है कि नहीं बात? ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है, मुलाकात जरूरी नहीं है। फिल्म वाले कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही फिल्म में कुछ भी दिखा दे कि भैया किसी ने साइन कर दिए, है ना? पुराने जमाने की फिल्मों में होता था ऐसा, क्योंकि मैंने कहा मैं वकीलों वाली पिक्चर ज्यादा देखने का शौक रखता था, तो कई वकीलों पिक्चर फिल्म में कुछ भी दिखा देते हैं, फिल्म में कुछ भी दिखा देते हैं यार। साइन कर दिए, वो किसी को पढ़ा मिल गया, भैया उसके नाम पे जाए दोगी, साइन कर दिए, वहां तुम्हें मिल गया, वो तुमने उसको उल्टा सीधा लिख दिया, तुम्हारे नाम पे जाए दोगी, ये कर दिया वो कर दिया, है कि नहीं बात? ना 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 भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खाली स्टैम्प पेपर सबके लिए बेकार है जब तक उस पर क्या ना हो जाए, साइन ना हो जाए, सिग्नेचर। मुंह मत लगे तुम्हें खाली स्टैम्प पेपर मिल जाए, तुम अपने पिताजी के साइन कर दो, तो ये बात तो मुझे पक्का यकीन है कि पिताजी से अच्छे साइन पिताजी के तुम कर लेते हो। यकीन ना है तो पूछे ना पापा से भी और स्कूल की टीचर से भी, है ना? एक बार एक बालक कह रहा सर मैं साइन करके ले गया पापा के, मंजूरी हो गई। एक बार सच में पापा के साइन करा लिए, पीट दिया स्कूल में टीचर ने, नकली साइन है ना। मैंने कहा इस बार असली है। तो मेरे से अच्छे साइन पापा भी नहीं कर पा रहे अपने, ठीक है, राइट? तो सिग्नेचर जरूरी है। जिस दिन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हो जाएगा, जिस दिन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे? वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आई? अब जज साहब ने एग्रीमेंट को तो एग्रीमेंट नाम दिया,
है ना। सिग्नेचर को सिग्नेचर नाम नहीं दिया। जज साहब ने कहा कुछ तूफानी करेंगे, मतलब वो, है ना, जैसे अक्षय कुमार का डायलॉग है ना एलएलबी में, वो वकीली के जो पैसे दे दे, वो वकीली के जो पैसे लौटा दे, ऐसे वो लॉ के जो किसी के समझ में आ जाए। अगर किसी के समझ में आया तो वकीलों का प्रोफेशन बेकार नहीं हो गया। तो लॉ की लैंग्वेज और लॉ की इंटरप्रिटेशन और लॉ के पैराग्राफ तो ऐसे बनाने हैं कि आदमी हाथ जोड़ ले, क्या बोल दे भाई, मुझसे ना होगा, हाँ भैया हमसे ना हो पाएगा, किसी अच्छे वकील को हायर कर लेते हैं, तभी समझ में आएगी बात लॉ में क्या लिखी है बात। अगर एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर वर्ड लिख दिया जाता तो लॉ कितना आसान नहीं हो जाता। एग्री बात। तो भैया जज साहब ने पता क्या बोला, जज साहब ने कहा इसका नाम बदलेंगे। हाँ, जज साहब ने इसका नाम बदला, जज साहब ने कहा सिग्नेचर को आपके पास सिग्नेचर नहीं बोलना। जैसे मैंने कहा ना भाई, यही एक छोटे सा थिन डिफरेंस है किसमें, इंग्लिश और लॉ में। जिस दिन आपने वो लाइन पार कर ली और जिस दिन आपने वो इंग्लिश वर्ड से बाहर निकल के, अंग्रेजी दुनिया से बाहर निकल के लीगल दुनिया के वर्ड में कदम रख लिया, उस दिन लॉ सबसे ज्यादा आसान है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, लॉ के वर्डों को अपनी आम लाइफ में, डेली लाइफ में क्या करना है, अप्लाई करना है। मतलब बात भी करो ना एक दूसरे से, ठीक है ना, या मतलब किसी को मैसेज भेज रहे हो व्हाट्सएप पे, कि कैसे भी ईमेल भी कर रहे हो, तो वर्ड कौन से यूज करने हैं, लीगल वर्ड यूज करने हैं। ग्रुप बन जाएगा तो मैं लीगल डिक्शनरी भेज दूंगा एक, है ना, कि इंग्लिश में ये है तो उसका लीगल वर्ड क्या होगा, या लीगल वर्ड ये है तो उसका इंग्लिश इंटरप्रिटेशन क्या होगी, है कि नहीं बात। जैसे वर्ड का बताया तुम्हें मैंने, वर्ड मतलब यूजलेस, बेकार, ऐसे वर्ड यूज करने हैं, है कि नहीं बात। ये तुम्हारी इससे लड़ाई हो गई, मैं तो तू ये समझ तू बेकार आदमी है, तू वर्ड आदमी है ना, ऐसे वर्ड यूज करने हैं। ऐसे उन्होंने साइन को साइन नहीं बोला, पता क्या नाम दिया, हाँ, इस प्यार को जज साहब ने नाम दिया एनफोर्सिबिलिटी। अब इस वर्ड का मतलब समझो, क्यों ऐसा वर्ड नाम दिया। पहले एनफोर्स का मतलब समझो। एनफोर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जबरदस्ती फोर्सफुली लेना, फोर्सफुली ले जाना या फोर्सफुली लाना, है ना। और एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होगा, अगले बंदे के खिलाफ उस चीज को एनफोर्स कराना, कहां, कोर्ट में। यानी सिग्नेचर उन्होंने नाम दिया एनफोर्स, यानी एक ऐसी बात, एग्रीमेंट मतलब एक ऐसी बात जो मैंने स्टैम्प पेपर पे लिख दी, या कहते हो रिटन बात, एक ऐसी बात जिसे मैं एनफोर्सेबल कर सकूं। एनफोर्सेबल मतलब जबरदस्ती घसीट सकूं। अच्छा, कई बार हमने ये भी सुना है, मैं तुझे कोर्ट तक घसीटूंगा। भाई वो घसीटने को पता क्या बोलते हैं, ये घसीटना, है ना। भाई मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा तुझे, कोर्ट में घसीटूंगा इस बात को, है ना। आई विल स्यू यू इन कोर्ट, इंग्लिश में बोल दिया स्यू, है ना, राइट। क्या बोल दिया, स्यू करना, SUE, स्यू करना, यानी कोर्ट में घसीटना। तो अगर आप किसी बात को कोर्ट में घसीटोगे तो बताओ कोर्ट में कब घसीटी जा सकती है वो बात, जब उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। यानी सिग्नेचर वो सबूत है, सिग्नेचर वो रिटन सबूत है जिससे अपनी बात को आप क्या ले सकते हो, कोर्ट में घसीट सकते हो। तो जिसे दुनिया सिग्नेचर बोलती है ना, उससे आज के बाद हमें क्या बोलना है, एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल मतलब बोलो जल्दी, कोर्ट में घसीटा जा सकता है। हाँ, कोर्ट में घसीटने लायक, एनफोर्सेबल, कोर्ट में घसीटने लायक। एक ऐसी बात, अगर मैं हिंदी में बोलूं, अब मैं से बोलूंगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हिंदी में बोलोगे एक ऐसी बात जो स्टैम्प पेपर पे लिखी है और वो कोर्ट में घसीटने लायक है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वही तो होगा जिसका मैं एनफोर्सिबिलिटी, जिसकी ड्यूटी, जिसकी एनफोर्सिबिलिटी अपना राइट कोर्ट से मांगूंगा। तो कोर्ट में कब जाऊंगा, जब उसके ऊपर क्या होंगे, सिग्नेचर। जज साहब खुद बोलेंगे कहां पे आने से पहले, कोर्ट की दहलीज पे पहुंचने से पहले, है ना। जैसे तुम कोर्ट की दहलीज पे पहुंचे, तुमने गाना गाया दहलीज पे तेरी रखे जो कदम, जज साहब ने बोला आगे मत गई हो। दहलीज पे तेरी सुना है ना गाना, दहलीज पे तेरी रखे जो कदम, तेरे नाम पे जिंदगी करती हरदम, ऐसे कुछ है ना, वो कुछ गाना लिरिक्स है। तो जैसे तुम कहोगे जज साहब दहलीज पे तेरी रखे जो कदम, जज साहब कहेंगे आगे मत बोलियो, पहले दिखा दे दहलीज पे कदम रखने से पहले सिग्नेचर है कि ना। कहीं मुकेश अंबानी के पेपर के लिख तो ना लाया, एंटीला हमारा हो गया, दिखा दे भाई पहले। और कहां दिखा दे, कोर्ट के बाहर दरबार बैठा होता है ना, अपने वकील से कहते वही चेक करा दे कि भैया जो मैं स्टैम्प पेपर लेके आया हूं, जो मैं सबूत लेके आया हूं, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हूं, एग्रीमेंट लेके आया हूं, उस पर सिग्नेचर है कि नहीं। क्योंकि सिग्नेचर के बाद ही आपका वो केस कोर्ट में जाने लायक बनेगा। पहले कोर्ट में जाने लायक तो हो जाओ, है कि नहीं बात, राइट, ठीक है ना। अब जैसे बालक कह रहा है पढ़ाई मन नहीं लग रहा सर, विवाह करा दो मेरा, हमें तो पहले 21 का तो हो जाए भाई, है कि नहीं बात। तो पहले वो उम्र तो आ जाए, 21 उम्र है ना हमारे शादी की, यस सर, है ना।
राइट। ऐसे ही यही जज साहब कह रहे हैं भाई कोर्ट में आ जाएगा तू, कोर्ट में आने लायक तो हो जा। कोर्ट में आने लायक कब बनूंगा? जब किसी भी बात पर मैं क्या कर दूंगा? सिग्नेचर ले आऊंगा। इन्फोर्समेंट। राइट। हिंदी में बताना क्या मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, बता देना। एक ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को एक कोर्ट में ऐसी घसीट बात सके। जो स्टैम्प पेपर पे लिखी हो और वो कोर्ट में घसीटने लायक हो, कोर्ट में ले जाने लायक हो, कोर्ट में एक्सेप्ट होने लायक हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। राइट। यानी कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना, तो दुनिया में आपने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी हो बचपन से लेकर आज तक, दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की। किसकी सर? कॉन्ट्रैक्ट। पता क्या डेफिनेशन? मात्र 3 शब्द, 3 शब्द, खेल खत्म। ना ये बताओ एग्रीमेंट हो गया? Yes. सुनो पहले ध्यान से। एनफोर्सेबल हो गया? अब जज साहब कह रहे हैं भैया एनफोर्सेबल तू कराएगा कहाँ? लॉ। कहाँ? कोर्ट में तो कराओगे, हॉस्पिटल में तो कराओगे नहीं, है ना? मंदिर में नो सर। नहीं ना, रेस्टोरेंट में जाके नहीं ना, ये यहाँ करा लोगे मेरे पास? सर आप तो पढ़ाते हो, आप ही कर दो। मैं भी कर सकता हूँ क्या? No, sir. नहीं। वकील के चैम्बर में Yes. बताओ? नहीं, वकील No, के sir. चैम्बर में भी नहीं हो सकता। कोर्ट में ही क्या होगा? एनफोर्सेबल होगा जज के सामने। तो जज सामने का भाई ये बता तू बात को जो घसीटेगा वो कहाँ घसीटेगा? कोर्ट में तो घसीटेगा। इसलिए दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। बताओ दुनिया, इससे छोटी डेफिनेशन दुनिया में कोई बनी ही नहीं। 1, 2 और 3 शब्दों में खेल खत्म। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसी बात जो एग्रीमेंट पे लिखी है, उसे अगर मैं कोर्ट में घसीट लूं, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भी तुम्हारा केस एक्सेप्ट होता है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कांजीलाल मेहता की पिक्चर देखी ओ माय गॉड? यस सर। तो पहले तो कोर्ट उसको क्या करता? सुनवाई करता कि ये एक्सेप्टेबल केस है या नहीं है। यानी कोर्ट, अब सुनना ध्यान से, देखिए ना सबने, देखिए ना, Yes, sir. उसमें जब वो भगवान के ऊपर केस करता है यस। कांजीलाल मेहता, तो पहली सुनवाई पता किस चीज की होती है? इस केस इज एक्सेप्टेबल और नॉट, कि भैया जिसके ऊपर आज तक केस ही नहीं हुआ वो चीज एक्सेप्टेबल है कि नहीं। वो पता है एक्सेप्टेबल क्या चीज है? एनफोर्सेबिलिटी। क्या है भैया वो? इन्फोर्स सिग्नेचर। हाँ, यानी कि जज साहब कोर्ट में बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि कांजीलाल ने जो भगवान के ऊपर केस किया, वो कहता है मैं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर केस करूंगा, है कि नहीं बात? जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको मैं दान दक्षिणा है ना ये सब देता हूँ, उनके ऊपर केस करूंगा। तो रिप्रेजेंटेटिव को सब कुछ दिया तो रिप्रेजेंटेटिव केस करूंगा। तो दुनिया में ऐसा कोई केस आया नहीं। जज साहब ने बोला कि भैया पहले मैं सुनवाई कर लेता हूँ कि इज इट एक्सेप्टेबल नॉट, इज इट एक्सेप्टेबल। उस पिक्चर में एक्सेप्टेबल हुआ नहीं होता? हुआ था ना। तो जज साहब ने पता क्या चेक करी? इज इट एनफोर्सेबल और नॉट। पर गलती पता क्या है? गलती ये है कि हमारे देश में 100% लोग कानूनी भाषा नहीं जानते। 1-2% होगी जिनमें तुम आज हो, है ना? राइट। वरना लीगल वर्ड पता है क्या होना चाहिए था? कोर्ट विल चेक दैट केस ऑफ कांजीलाल मेहता इज एनफोर्सिएबल इन कोर्ट और नॉट। यानी कि जज साहब ने जो पहली सुनवाई की थी ना कि भैया ये केस कोर्ट में जाने लायक है कि नहीं, जज साहब ने हिंदी में तो वहां फिल्म में ये बोला था कि भैया पहले मैं चेक कर लेते हैं बाकी में कोर्ट केस एक्सेप्टेबल है कि नहीं। भगवान के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, नहीं कर सकता? पहले इस बात को जज तो कर ले, एक्सेप्टेबल होगा तो केस लड़ लेना। अगर ये बात ही खारिज हो जाए कि एक्सेप्टेबल नहीं है, भगवान के ऊपर थोड़ी केस होता है, भाई घर जाओ, तो फिर बात खत्म। जो है चल रहा है, घर पे बैठो अपने। तो जज साहब ने क्या जज किया? इज केस ऑफ कांजीलाल मेहता एनफोर्सेबल इन कोर्ट और नॉट। बात समझ में आई? तो अगर मैं लीगल वर्ड दूंगा ना उस फिल्म के पहले सीन को जहां पे वो कोर्ट में जाता है, तो जज विल चेक वेदर सच केस बाय कांजीलाल मेहता इज एनफोर्सेबल और नॉट। कायदे में लीगल वर्ड है एनफोर्सेबल है कि नहीं। तो उस पिक्चर में एनफोर्सेबल हुआ नहीं हुआ? हुआ, तभी तो कोर्ट में सुनवाई हुई और एंड में वो जिता भी देते हैं उसको, है ना? तभी तो कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एनफोर्सेबिलिटी सबसे खतरनाक चीज है। स्टैम्प पेपर की डेंजर चीज नहीं थी। डेंजर चीज क्या है? एनफोर्सेबिलिटी ये बताएगी कोर्ट में जाने लायक है कि नहीं। कोर्ट में जाने लायक बात होगी तभी तो अपना राइट मांगोगे। मैंने तुमसे फीस ली, तुम्हें पढ़ाया नहीं, तो कोर्ट में तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा सर जो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, हमारा जो लेन देन हुआ था, हमारी डील हुई थी, कोर्ट में जाने लायक है। कोर्ट में जाने लायक कब होगी? सिग्नेचर, या तो मैम के सिग्नेचर हो, मेरे सिग्नेचर हो, या सर के सिग्नेचर हो और तुम्हारे सिग्नेचर हो, जिसे आप बोलते हो फीस स्लिप, रिसिप्ट बोल दिया आपने, वो कोर्ट में जाने लायक है, तो फिर आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं कि सर फीस वापस दिला दो या रिफंड दिला दो या कंपनसेशन दिला दो, जो पिछली क्लास में हमने है ना डिस्कस किया था। बात समझ में? दैट इज कॉल्ड एनफोर्सेबिलिटी।
तो बताओ दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन क्या बनी, जल्दी बोलो। कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट enforceable by law इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और जो बेचारे मतलब मैथ्स के दीवाने, मतलब मैथ्स के बिना रोटी नहीं पचती उनकी, है ना, मैथ्स से मोहब्बत करने वाले, मैथ्स के बिना इनका जी नहीं लगता, तुम बिन मेरा जिया लागे ना, है ना, राइट। वो कहने लगे सर कुछ इक्वेशन हो जाए तो मजा आ जाए, मतलब दिल को तसल्ली दे कि हाँ भाई दिलों में मैथ जिंदा है। कुछ महान लोगों ने कहा ए प्लस ई इजिकल टू सी, सही है गलत है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स वाला कैसे याद कर ले? ए प्लस, बीच में प्लस का निशान क्यों लगा है? सर दोनों होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, राइट। बचपन में कहानी सुनते थे सर, है ना, बहुत दुख होता था कहानी सुन के। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। रोना आता नहीं आता? बचपन से लेकर बचपन तक एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बच्चा बालक बेचारा उदास, मम्मी आज ये कहानी सुना दो, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म। बच्चा बालक उदास कह रहा यार ये क्या हुआ। फिर मैंने एक नई कहानी बनाई, मैंने कहा ना बिल्कुल गलत बात है, बच्चा उदास हो जाता है, बच्चे के सपने में भी क्या आते हैं? राजा रानी मरे हुए आते हैं। मैंने कहा ना, अब मैंने बालकों को नई कहानी सुनानी शुरू करी। एक था राजा, ताज करा दे उसे ना। एक था राजा एक थी रानी, लहराते बालों वाली। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मरे नहीं, दोनों जिंदा ना दोनों मिले। जब हिंदी फिल्म में क्या है, मिलते हैं सर, हीरोइन मिलाते हैं, हैप्पी एंडिंग होती है नहीं होती? जिस पिक्चर की हैप्पी एंडिंग ना हो उसमें हमें बड़ा दुख होता है, अरे यार इसका पार्ट 2 बनना चाहिए। हाँ मर गए, अगले जन्म में आएंगे। अब ये एग्री बात, ओम शांति ओम, ठीक है, राइट। तो कई फिल्में होती हैं एंड में हीरोइन एक दूसरे को गोली मार लेते हैं, एक मर जाते हैं, कूद जाते हैं कहीं से, तो मजा नहीं आता। लेकिन एंड में अगर क्या हो जाए, पैचअप हो जाए, पैचअप है कि नहीं बात, तो बहुत खुशी होती है, चलो हैप्पी एंडिंग। हमारी साइकोलॉजी क्या इंडिया में हैप्पी एंडिंग वाली, तो वही होनी चाहिए भैया। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले, दोनों रजनीकांतों के हाथ लंबे लंबे हो गए इनके, दोनों मिले, शुरू कहानी। कहानी किसकी? तो आज क्या, आज नई कहानी सुनानी मम्मी को। मम्मी आज नई कहानी लेके आया हूँ, नई कहानी लेके आई, बोलो जल्दी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले, बन गए कॉन्ट्रैक्ट। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिली, शुरू कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले, शुरू कहानी। भैया तभी हम कॉन्ट्रैक्ट की कहानी आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है? बात समझ में आई? राजा कौन? एग्रीमेंट। रानी कौन? इन्फोर्समेंट। कहानी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। जॉब पढ़ना। कभी गाना बना, रानी तुम में राजा है कि नहीं बात? तो भैया ये गाना गा रहा है, रानी तुम है राजा, और दोनों को क्या करना है? मिला। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले, शुरू कहानी। अब थोड़ी दुख भरी बात करते हैं, अगर राजा राजा है और रानी नहीं है, अरे भैया पूरी ज्यादा ये क्या हो गया? राजा राजा है रानी नहीं है, तो बेचारा रोएगा नहीं रोएगा? यस सर, बहुत रोएगा। तो क्या कहानी शुरू हो पाएगी? नो सर। इसका मतलब क्या हुआ? मजे तो ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट है पर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, तुमने साइन नहीं कर रखे, तो एंटीला हमारा हो गया क्या? नो सर। ना, तो राजा के साथ क्या होनी चाहिए? रानी। यानी कि एग्रीमेंट हो और रानी ना हो, यानी एग्रीमेंट हो, एनफोर्सिबिलिटी ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट को कोई जन्म नहीं दे सकता। यानी कोई भी बात आप कॉन्ट्रैक्ट तक कोर्ट में नहीं ले जा सकते। जज साहब कहेंगे पहले ही, जैसे तुमने कोर्ट की दहलीज में कदम रखा, दहलीज पे नहीं रखे जो कदम, जज साहब बोल देंगे एनफोर्सिबिलिटी दिखाते भाई, रानी नहीं बन पाएंगे। उल्टा करते, उल्टा सुनना ध्यान से। इस बार राजा नहीं है, इस बार राजा नहीं है, रानी। लहराते बालों के साथ रानी है। तो रानी भी रो रही है नहीं रो रही है? क्यों? राजा के बराबर। राजा तो है नहीं, इसका मतलब आपने साइन कर रखे, एनफोर्सिबिलिटी है। पर बताओ जज साहब कह रहे साइन हैंगे, मतलब एनफोर्सिबिलिटी है कि हाँ कोर्ट में घसीटने लायक है बात। अब बता बात कौन सी घसीटनी है? वो तो है ही। बात तो है नहीं भाई, बात समझ में आई? यानी साइन है खाली पेपर पर, क्या नहीं है? राजा नहीं। राजा मतलब एग्रीमेंट मतलब स्टैम्प पेपर, कोई बात तो लिखी हो यार, है ना? अब ये कहानी समझ जाओ, दिल से दिल की बातें समझ जाए यार, तो क्या समझ जाओ? कुछ नहीं, है कि नहीं बात, राइट? तो भैया जज साहब ने बोला साइन है खाली पेपर पर, अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, यानी कि रानी तो है पर राजा नहीं है, तो बता एनफोर्सिबिलिटी है?
एनफोर्सिबिलिटी बाय कोर्ट भी है। मैं कह रहा हूं हाँ भैया अपने मुद्दे को कोर्ट में घसीट लो, जज कह रहा है मैं इंसाफ भी दूंगा, पर बताना इंसाफ चाहिए किस चीज पर? कोई टॉपिक है नहीं, है ना? कोई मुद्दा तो हो भैया, कोई मुद्दा तो लिखा हो यहाँ पे, कोई बात तो लिखी हो, कोई एग्रीमेंट तो हो, कोई ऐसी बात तो जिसके ऊपर हम लड़ रहे हो। तो खाली पेपर को कैसे घसीट लोगे? है कि नहीं बात? तो मुझे थोड़े जज साहब क्या करेंगे, हाथ ऊपर के खड़ा कर देंगे, ऐसा भी होता है कोर्ट में। हाँ और क्या, जज साहब गुस्सा आ जाए ना, मुर्गा बन जा। आज भी ऐसे होता है, आधे घंटे मुर्गा बना रहे, आधे घंटे ऐसे करके हाथ ऊपर खड़ा रहा, देखा मैंने। चलिए तो टीचर वाले, हाँ तो ये टीचर्स के पास जो आई है कि कोर्ट से तो आई है, जज के पास कुछ भी पावर है। तो जज को अगर गुस्सा आता है कि भाई तुम लेट हो गए, है ना, राइट। कई लोग पता क्या करते हैं, बाहर बैठे होंगे कोर्ट के, वकील से बोलते हैं कह दो जी है नहीं वो, अगली क्या ले लो, सुनवाई ले लो, अगली डेट की सुनवाई ले लो, कोर्ट केस को टालने के लिए। और बाद में प्रूफ हो जाए तो बाहर ही बैठा है, तो जज साहब ऐसे जा देते हैं, अगर बना रहे कोर्ट का, वहां जाकर उल्टा खड़ा हो जाए, हाथ ऊपर करके खड़ा रहना पड़ता है। हाँ ऐसे करते हैं। तुम्हें लगता है मजाक लगती है बात है, मजाक नहीं, आज भी ऐसे होता है। सामने वाला कहता है अच्छा नहीं रहेगा तो जेल में चला जाए, कल आ जाओ बाहर, तुम्हें रहेगा ना भैया रात जेल में क्यों काट रही, मैं आधे घंटे खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तो जज के अपने अपने स्टाइल होते हैं, तरीके होते हैं जज के, छोटी मोटी सजा देने के, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे फिर जुर्माना लगा देते हैं साथ के साथ, राइट। तो जज ऐसे भी करते हैं। तो ये बताओ मुद्दा क्या है, हाथ ऊपर खड़ा कर देंगे जज साहब, तो मुद्दा क्या है, कोर्ट में घसीटने लायक बात है, मुद्दा तो बता, मुद्दा नहीं है, इसलिए क्या होगा, राजा रानी का क्या होना चाहिए, दोनों का सम्मेलन। हाँ दोनों क्या होने चाहिए, दोनों मिलने चाहिए, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू। राजा का नाम एग्रीमेंट, रानी का नाम इनफोर्समेंट, और जो कहानी है उसका नाम कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आई सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें अगर सेक्शंस में लिखी हैं, है ना, राइट, तो भैया सेक्शन कौन सा बनता है कॉन्ट्रैक्ट का? तो अगर मैं तुम्हें बताऊं सर, जितने भी एक्ट आप दुनिया में पढ़ोगे, सारे के सारे लगभग 99.99% जो एक्ट होते हैं वो सेक्शन 1 से शुरू होते हैं। धारा जो 1 होती है, धारा 1 ये बताती है कि वो एक्ट का नाम क्या है और एप्लीकेबल क्या है। जैसे अगर आप धारा 1 पढ़ोगे ना कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक ही लाइन लिखी है बस, है ना, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच प्रोवाइड जनरल प्रिंसिपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट विच इज एप्लीकेबल ऑन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। यानी धारा 1 ये बताती है कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो एक्ट है क्या, उसका नाम क्या है, किसी का नाम तो पता होना चाहिए। तो सेक्शन 1 बताता है इसका नाम ये और ये ऑल ओवर इंडिया लगता है, और कुछ लिखा है ना। सेक्शन 2 जो होता है, सेक्शन 2 हमेशा बात बोलता है उस कॉन्ट्रैक्ट में आप जो भी पढ़ोगे ना आगे जाके, यानी सेक्शन 74 और उसके आगे 134 तक, उससे आगे भी जितने भी सेक्शन आप पढ़ोगे, 248 जो भी सेक्शन है ना, उन सब में जो बातें आएंगी उन सब की डेफिनेशंस कहां लिखी होंगी, सेक्शन 2। और डेफिनेशन तो बहुत सारी हो सकती है ना भाई, एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन हो सकती है, एनफोर्सिबिलिटी की भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट की भी हो सकती है। तो अगर मैं बोल दूंगा एज पर सेक्शन 2 तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 तो कॉमन होता है ना, राइट। जैसे बचपन में याद करते हैं मैथ्स की इक्वेशन, ब्रैकेट बाहर 2 लगाया, ब्रैकेट में लिखे तो 2 सबके साथ जुड़ जाता है, सब सेक्शन की तरह, है ना। 2 कॉमन होता है, A B C D E F क्या बना देते हैं, इसके सब सेक्शन बना देते हैं। और सब सेक्शन बनाते हैं तो वो हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, ब्रैकेट में। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन H, सब सेक्शन मोस्टली इसमें होगा ABCD फॉर्म में होगा, अल्फाबेटिक उसमें होगा। दूसरी खास बात, सब सेक्शन हमेशा शॉर्ट अल्फाबेट होगा। कई बच्चे करते हैं 2H, कांटा लग जाएगा, है कि नहीं बात। एग्जामिनर दूर से आवाज लगा रहा है, लगा लो कांटे, है ना, हाँ गाना बज जाए कांटा लगा, राइट। क्यों? क्योंकि सब सेक्शन हमेशा कैसे लिखे जाएंगे, स्मॉल में। कुछ जगह पे हम इस ब्रैकेट को सब सेक्शन की जगह क्लॉज ही बोलते हैं, लेकिन उसकी कुछ चीज होती है, इंटर में पढ़ोगे आप आगे, सी इंटर सी फाइनल पढ़ोगे, इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ के चैप्टर में पढ़ोगे कि कब हम सब सेक्शन को क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। फिलहाल अभी आप ऐसे आते हो 2 सब सेक्शन H, ठीक है। अब मान लो H में भी कोई ऐसी बात आई, है ना, ज्ञान की बात है, सीए फाउंडेशन में इतना नहीं आता है ना, लेकिन तो मैं बता रहा हूं ज्ञान के लिए। मान लो H के अंदर भी, मान लो आपने 2 सबसेक्शन H पढ़ा, H के अंदर भी एक ऐसी बात है जिसे अलग से बताने वाली बात है, तो पता क्या डाल देंगे, क्या डाल देंगे, रोमन नंबर में आई नहीं, 1 2 या 4 ऐसे करके डाल देंगे। इसे क्या बोल देते हैं, क्लॉज। के बाद ये सबसेक्शन, ये क्लॉज, इसके बाद भी अगर कुछ लेना होगा तो क्या डाल देंगे, सब क्लॉज।
और सब क्लॉज में भी कोई एक्सप्लेन करना होगा तो उसके बाद क्या डाल देंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन। मतलब तुम पढ़ रहे होंगे ये, घुस जाओगे यहाँ, फिर घुस जाओगे यहाँ, फिर घुस जाओगे यहाँ, फिर घुस जाओगे यहाँ, भूल जाएंगे ये पढ़ रहे थे। धारा 2 पढ़नी है, धारा 2 पता क्या बोलेगी, एच में घुस जा भाई, एच में घुस, भूल भुलैया है ये कहते हैं मेज रनर, बिल्कुल मेज है, भूल भुलैया। एच में घुस गए, एच में जहां पहुंचे उन्होंने बोला भैया देख ये बात मैं समझा नहीं पाऊंगा, तू कहां चला जा, आई में। हाँ, सब सेक्शन के बाद क्लॉज में चला जा। तुम क्लॉज के दरवाजे में घुस गए, क्लॉज के दरवाजे में गए तो वहां पे तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आई, क्या रखा है, वो कह रहा भाई देख मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैंने सब क्लॉज कर रखा, उसके बाद चला जा, वहां से आके लाइट ले लियो। तुम सब क्लॉज के दरवाजे में घुस गए, सब क्लॉज में तुमने कोई बात पढ़ी, तुमने उसकी बात समझ में नहीं आई, भाई क्या कह रहा है भाई देख मैं नहीं समझा पाऊंगा ये बात, ऐसे कर एक्सप्लेनेशन के पास चला जा, आगे से लेफ्ट लेके राइट चला जियो। तुम ये भूल जाओगे तुम आए कहां से थे, यही तो भूल भुलैया होती है, रास्ता ही भूल, भूल भुलैया होती है क्या, रास्ता भूल जाते हैं, हम घुसे कहां से थे। ठीक है, आज तो पता क्या बात समझ में आ गई, इसलिए कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे होते हैं। तो मैंने बात, जिसे कानून की नॉलेज ना हो उसे बेचारे ऐसी क्या कर लेते हैं, उसे ऐसी घेर लेते हैं, ऐसी लपेट लेते हैं। मान लो तुमने किसी से झगड़ा कर लिया, ठीक है, और वो बंदा वकील है या पुलिस वाला है, और भैया फंसाने की तुम्हें कोशिश कर रहा है, और तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी है, तो भैया वो इसके साथ साथ तुम कहोगे इसके हिसाब से तो ऐसा है नहीं, पर तुम्हारे ऊपर ऐसे लॉ और ऐसी चीजें लगा देंगे, तुम्हें क्या कर लेंगे, फंसा लेंगे। यानी तुम्हारे ऊपर यहां से लॉ लगा देंगे, यहां से लगा देंगे, यहां से लगा देंगे, यहां से कहीं ना कहीं से क्या कर देंगे, यानी कि मैंने एक छोटा सा केस किया होगा, मेरे ऊपर 10 तरह के लॉ लग जाएंगे, ईडी का भी, सीबीआई का भी, ड्रग्स का भी, और ये भी दुनिया का, ये इधर उधर का। समझ रहे हो ना बात को। एक बार कोई बंदा बचता है तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, सारे एक्ट सारे लॉ लगा देते हैं उसके ऊपर, पता लगा 100 तरह के क्या लग गए, केस लग गए मेरे ऊपर, है कि नहीं बात। चोरी का भी, ड्रग डीलिंग का भी, हैरेसमेंट का भी, पैडलर से बातचीत करने का भी, है कि नहीं बात। शाहरुख खान के लड़के को पकड़ा उन्होंने, है ना, तो 10 तरह के लॉ लगा दिए, है कि नहीं बात। नाबालिग होने का भी, 21 साल से कम है, ड्रग्स में एज तो 22 साल लिखी है, राइट, और तुम ऐसे कर वहां लेके पकड़ा गया, जूते में रखे थे उसमें लेकर रखे थे। अब 10 तरह के लॉ लग गए तो क्या होगा, आदमी भैया वो तो शाहरुख खान का बालक है तो बच गया, आम आदमी तो भैया सरेंडर कर देगा। बताओ भैया काला पानी चलना है, चलो काला पानी चलो भैया, क्यों परेशान कर रहे हो, चलो सीधा काला पानी समझते हो ना। कारावास नहीं, जब अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था, स्वतंत्र जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे उन्हें पता कहां भेजते थे, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ऐसी जगह है जहां पे शाम को अगर आप पानी देखोगे ना तो काला दिखता है, यानी टापू पे आंखों में पट्टी बांधी, सीधा शिप में बिठाया और फ्रीडम फाइटर को कहां ले गए, अंडमान निकोबार। उन्हें पता नहीं लगा दुनिया के वो किस कोने पे है, तो तब बोला जाता सजा, अब तुम टूरिस्ट प्लेस बन गया, वहां पे जेल भी, हम जाओगे तो घूम के भी आओगे जेल में, उस जेल को सजाए काला पानी बोलते थे, कि आपको पता ही नहीं है दुनिया के किस कोने पे चारों तरफ पानी पानी, छोटे से टापू चारों तरफ पानी पानी, और पानी भी काला दिखता है। ठीक है, वहां से कोई आदमी पानी भाग नहीं सकता, भाग के कहा जाएगा, समुद्र चारों तरफ, और उसे पता भी नहीं किस दिशा में जाना है। तो अंग्रेजों के जमाने में अंडमान निकोबार को बोलते थे सजाए काला पानी, जो खतरनाक तरह के, जैसे भगत सिंह हो गए, कुछ इस तरह के अगर फ्रीडम फाइटर होते थे तो या तो फांसी की सजा या काला पानी, खुदीराम है ना। तो भैया फांसी की सजा होनी, काला पानी होना है, ठीक है। तो भैया इस तरह के लॉ लगाते थे, इसलिए बोलते कानून के हाथ लंबे होते हैं कि भैया कोई भी वकील, कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर, कोई भी बंदा आपको किसी भी तरीके से किसी भी केस में कर सकता है, फंसा सकता है। इसलिए लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं कि कोई भी काम करने जा रहे हो ना, उस चीज की पूरी नॉलेज है ना, या अच्छे वकील को हायर करना जिसे पूरी नॉलेज, तभी वकील की फीस ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आई, राइट। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है, टू तो देखो कॉमन है, क्या नाम रखा, एच। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन एच, राइट। सर ऐसे भी बोल सकते हैं सेक्शन 2H, ना ना ना, ऐसा बोलना गलत है। कायदे में तो बोला था एज पर सबसेक्शन 2, ओ सॉरी एज पर सबसेक्शन एच ऑफ सेक्शन 2, है ना। कायदे में तो एक्सप्लेनेशन ये होती है। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट में कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट है, उंगली पे गिनना, ए से लेके 8वां अल्फाबेट कौन सा होता है, इसलिए सेक्शन 2H। याद हो गया नहीं हो गया, राज की बात, ठीक है, याद हो गया नहीं हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में कितने अल्फाबेट, 8। 8वां अल्फाबेट कौन सा होता है एबीसीडी में, H। इसी सेक्शन 2 सबसेक्शन H। बोलो समझ गए सर? जी सर, समझ गए ना? यस सर। अब सर इतनी मैथ्स की कहानी तो समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, देखते क्या ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, चेक करना जरा। ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना,
ये मैंने बनाया केरला में, कहाँ बनाया? ठीक है ना। अब हर एक स्टैम्प पेपर का एक यूनिक नंबर होता है। ये यूनिक नंबर आपको कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि इसका स्टैम्प पेपर इशू हो गया ना। एक नंबर पे 2 स्टैम्प पेपर इशू हो जाएंगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। इसी पे मैं कॉन्टेक्ट करूं, उसी पे कोई और कॉन्टेक्ट करे तो कौन सा सच्चा कौन सा झूठा? तो फोटो कॉपी थोड़ी करानी है, कलर प्रिंट आउट थोड़ी लेना है। इसलिए यूनिक स्टैम्प पेपर, सीरियल नंबर है। हाँ सीरियल नंबर होता है। अब देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेट। उससे भी खतरनाक बात क्या लिखी है, ये जो अभी पेपर है अभी क्या है? एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट पे देखो क्या बातें लिखी। एक होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने कि भैया मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो मैं उनको मेंबरशिप फीस दूंगा, और मैं कभी भी घूमने जाऊंगा तो मुझे होटल बुक करने की टेंशन नहीं है, मैं इनको कॉल कर दूंगा, मेरा होटल बुक हो जाएगा। ठीक है ना। साल में कभी भी घूमने जाओ तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप साल में 7 दिन कभी भी घूमने जाना, आप हमें कॉल कर देना, हम आपको ऑल ओवर इंडिया दे देंगे, होटल बुक कर देंगे, चाहे सीजन हो ऑफ सीजन हो, आपको टेंशन नहीं है, होटल में रूम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, महंगे मिलेंगे सस्ते मिलेंगे, इस रेट का आपका बुक हो जाएगा। लेट्स से उन्होंने कहा कि भाई आप कभी भी जाओ 2000 रुपीज में आपका होटल क्या रहेगा? होटल रिजॉर्ट बुक रहेगा। अब मैं जा रहा हूँ, मान लो ऑन सीजन है, मुझे हिल स्टेशन पे जाना, आजकल बड़ा महंगा होगा, ठीक है, तो मुझे कितने मिल जाएगा? वो 2000। उसके लिए मेंबरशिप फीस लेते हैं सर, मेंटेनेंस की और आपके रूम बुकिंग की। अब ये बात भैया दोनों को सही लगी, हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट कर लिया। वो थी कंपनी, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से हम ये वादा करते हैं। उस टाइम पे इंडियन कंपनी 1986 चलता था, है ना, राइट। अब ये साइन हो गए भैया मेरे, ये विटनेस के साइन हो गए, है ना। ये है मुद्दे की बात, किसके साइन हुए सर? कोर्ट ना, कोर्ट तक तो पहुंचे नहीं यार। जिसके साथ एग्रीमेंट किया, कौन वो सर? ये कंपनी कंट्रीफिकेशन। ये कंट्रीफिकेशन के ऑथराइज सिग्नेचर और ये कंट्री क्लब वालों की स्टैम्प। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कि मैंने इस बंदे के साथ, मान लो इनका नाम दिख रहा है भूषण लिखा है, लेट्स, है ना, मैंने भैया भूषण के साथ कॉन्टेक्ट किया है या मैंने कंट्री क्लब प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्टेक्ट किया है? ये कैसे पता लगेगा? कंपनी की स्टैंप लगी होनी चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? अगर खाली इनके साइन होते तो जज क्या मानेगा? सिर्फ भूषण के साथ। भैया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर भूषण के साथ हुआ है, लेकिन भूषण के साथ के ऊपर क्या लगा है? स्टैंप लगी, किसकी? ऑथराइज सिग्नेचर ऑन बिहाफ ऑफ कंट्री क्लब, ऑन बिहाफ ऑफ, और साथ के साथ ये स्टैंप लगी किसकी? कंट्री क्लब वालों की सील लगी है। इसका मतलब ये दोनों स्टैंप ये बात प्रूफ करती है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट भूषण के साथ नहीं हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंट्री क्लब होटल इंडस्ट्री के साथ हुआ है, थ्रू भूषण। भूषण क्या है? उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, है कि नहीं बात? अगर उन्होंने मेरा होटल बुक नहीं किया तो मैं केस करता नहीं कर सकता? कर सकता। भूषण के ऊपर करूंगा, कंट्री क्लब के ऊपर करूंगा। भूषण कहेगा सर मैं थोड़ी हूँ, मैं तो जॉब छोड़ दी, कोई और आ गया तो भूषण को थोड़ी लपेटता रहूंगा मैं, तूने जॉब कैसे छोड़ दी भाई, तूने साइन किया था जॉब कैसे? सर मेरे को सर मुझे क्यों लपेट रहे, मैं तो जॉब छोड़ दी सर, है कि नहीं बात? तो किसके खिलाफ केस करूंगा? आप कभी भी उस सेल्समैन के खिलाफ केस नहीं करते जो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, समझ में आ गई ना बात? और अगर मैंने उन्हें मेंबरशिप फीस नहीं दी तो किसके खिलाफ केस करेंगे? आपके खिलाफ, है ना, राइट एंड ऑब्लिगेशन। एक का राइट और एक की ऑब्लिगेशन। साइन होते ही अब ये क्या बन गया सर? तो भैया अब पता क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड, दिस इज एग्रीमेंट एंड दिस इज एनफोर्समेंट। ए प्लस ई इज इक्वल टू सी। ये रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं बात? तो जो मैंने लिखा दैट इज कॉल्ड परचेज एग्रीमेंट, और जो हमारे सिग्नेचर आ गए दैट इज कॉल्ड एनफोर्सिबिलिटी। नाउ इट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट ऑन डेट ऑफ 31/12/2013। दैट इज कॉल्ड रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कोर्ट में घसीटने लगा। अब क्या हुआ? इससे क्या पता लगा सर? ये वाली बातें क्या हो चुकी है सर? लीगल एनफोर्सेबल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? लीगल एनफोर्सेबल बाय लॉ। नाउ दिस एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो समझ गए सर? यस सर। बोलो मजा आ गया सर? मजा आ गया सर। तो सर ये है रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, राइट? हाँ रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया तो मेरी जान लोगे क्या तुम? ठीक है, रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ लोग होते हैं भैया पेट नहीं भरता उनका, खाना खा लिया अभी भी थोड़ी थोड़ी भूख सी लगती है, होते कई बार चिप्स ठूस ले, चिप्स भी खा लिए अभी भी थोड़ी थोड़ी भूख सी लगती है ना। हाँ तो भैया कुछ लोगों की भूख नहीं मिटती, कुछ बालक तुम में से होंगे रात में भी खाते रहते हैं,
12 बज जाए 1 बज जाए, नींद से उठे, फ्रिज खोला, आया हूँ तो खाई देता हूँ है कि नहीं बात? तो भैया मिठाई खा के सो गए, राइट? ऐसे वो लोग होते हैं कि भूख नहीं मिटती, वो कह रहे हैं सर बात तो समझ में आ गई आपकी, बहुत बढ़िया बात, रियल लाइफ एग्जांपल देख लिया आपने, अपना कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा दिया, एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी, बिल्कुल बात घुटनों तक पहुंच चुकी है। बोलो घुटनों तक पहुंची नहीं पहुंच गई? यस सर। मुझे पता है जब तुम्हारे सर में जब तुम्हारा दिमाग ज्यादा तेज चलता है तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाता है ना? तो थोड़ा सा घुटनों पे जोर देंगे और बताओ घुटनों तक बात पहुंच गई नहीं पहुंच गई? जी सर पहुंच गए। बस घुटनों से एडी से धरती मैया के पास मत ले जाना, घुटनों में रखना, बस मैं इतना चाहता हूँ। घुटनों तक बात पहुंच गई ना? अब जो बेचारे जिनकी भूख नहीं मिटती ना, वो तो क्या बोल रहे हैं, सर एग्रीमेंट क्या होता है ये बताओ, एक बताओ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये तो आपने बता दिया, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ये तो बता दिया, सर एग्रीमेंट क्या होता है ये बताओ। अब कोई तुमसे बोले यार एग्रीमेंट क्या होता है तो तुम क्या बोलोगे? हाँ भाई, ये एक बात जो हमने स्टैम्प पेपर में लिख दी भाई वो एग्रीमेंट है, वो कहना था मजा ना आ रहा यार, मजा Not enforceable. सर ऑफर ऑफर सर ना हाँ, कोई अलग अलग लोग अलग अलग बात बताएंगे, अलग अलग बात बताएंगे। सर एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि भैया मैंने एक ऐसी बात जो स्टैम्प पेपर में लिख दी वो एग्रीमेंट है, ऐसे लिख दी ऐसी एग्रीमेंट है। प्रॉमिस नहीं को ऑफर किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, ये भी नहीं। अब सुनो, अब बचपन में क्या होता था, बचपन की कहानी है सारी, भूल ना जाना, इसको कहना भूल ना जाना बचपन का प्यार। ओ भैया भूल ना जाना बचपन का प्यार है कि नहीं बात? तुम्हें कह रहा हूँ लेट मत जाना यार, ठीक है, इधर ध्यान दो। तो भाई बचपन में क्या होता था, बचपन बहुत बढ़िया होता था। और बचपन ने इस भैया ने, क्या नाम है आपका? हाँ श्रवण, ईशान, और बगल वाले भैया का रंजीत। तो भैया अब ईशान और रंजीत बचपन के दोस्त, ठीक है। रंजीत जो था वो बहुत ही निकम्मा, गाने में गाता था निकम्मा किया इस दिल ने किया निकम्मा, है ना। अब वो बेचारा स्कूल नहीं जा रहा। एक दिन ऐसा होता था जिस दिन मैम कहती थी या सर कहते थे, जो बहुत बढ़िया तरीके से कूटते थे, कल तुम्हारा असाइनमेंट चेक करूंगा। अब वो बेचारा अप टू डेट। अब रंजीत कह रहा भाई मैं नहीं जा, स्कूल नहीं जाऊंगा तो घर बात पहुंच जाएगी, मुझे बस भाई मुझे एक रात के लिए असाइनमेंट दे दे, जीजा लगा के चिपका दूंगा बिल्कुल। अब क्योंकि ईशान जानता है कि रंजीत क्या है, वो अगले दिन आएगा नहीं, कह तू तो कुटेगा साथ में मैं भी कूटा जाऊंगा। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, कल मांगता परसों मांगता, एक हफ्ते पहले अब तक सो रहा था क्या? बिल्कुल नहीं दूंगा, तू मेरे घर पे आ जा, शाम को घर पे बैठ, टी पटापी कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, है ना, राइट। ईशान रंजीत रोल नंबर में फर्क आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन तुझे अपना असाइनमेंट नहीं दूंगा भाई। वो कह रहा देख ले भाई नहीं है, रोनी सूरत है ना, देख ले बहन नहीं है, कहते बचपन में, तो कह देख ले भाई नहीं है। ऐसा कर कर कितने बच्चे इमोशनल किए एक दूसरे को, किए नहीं किए, है ना, हम भी बहुत करते थे, देख ले भाई नहीं है। अब वो क्या बोल रहा है, नहीं हूं आज तो बिल्कुल नहीं भाई, नहीं हूं बिल्कुल नहीं हूं भाई। वो कह रहा भाई प्लीज पैटीज खाएगा कोक के साथ, आज तुझे सॉस नहीं पीनी, आज सॉस के लिए क्या पीना है, कोक पीनी, मैं खिलाऊंगा। ना पैटीज कोक के चक्कर में, है ना, मैं मैच वाले से पिटना नहीं चाहता, बहुत कूटता है वो आदमी, उससे नहीं पिट सकता भाई मैं, है ना, बहुत बेइज्जती होती है। ना। अब वो बेचारा ईशान क्या बोलते रंजीत को कि उसे यकीन हो जाए, उसे यकीन हो जाए, वो असाइनमेंट भी दे दे, कॉन्ट्रैक्ट सर, वो ना प्रॉमिस, बचपन की बात है सर वो प्रॉमिस कर दे सर, हाँ प्रॉमिस, पता क्या बोले, मम्मी कसम, पहले हाथ ऊपर कर, कोई ऐसे नहीं करेगा, कोई पैर की उंगली को भी ऐसे नहीं करेगा, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर, भाई मम्मी कसम खा रहा हूं, मतलब मम्मी कसम से ऊपर कोई कसम नहीं होती, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जज भी जो कह दे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट झूठा है, मम्मी कसम सच्ची, क्योंकि जज खुद ही मम्मी कसम खा के आया हुआ होता है ना। जज की भाई बोल रही थी मम्मी कसम खाओ, टाइम पे आओगे आज, हाँ कह रहा भाई मम्मी कसम। अब बताया इससे ज्यादा मतलब मैं क्या कह दूं, मम्मी कसम खा रहा हूं, और मतलब अब तुझे यकीन ना हो तो तू ना सुबह मम्मी कसम कह रहा हूं, मैं कहीं घर छोड़ के नहीं भाग रहा, तू स्कूल आने से पहले मेरे घर पे आ जियो। अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तेरे घर पे नहीं आऊंगा या मैं स्कूल नहीं आऊंगा, तू मैं मम्मी कसम खा रहा हूं बता। होता इंसान जो देख ले भाई नहीं है, देख ले बहन नहीं है, ऐसे ना पिघले, मम्मी कसम में तो पिघल जाएगा। बचपन में तो कम से कम क्या होता था, पिघल जाते थे। अब बचपन में मम्मी कसम खाते थे, मम्मी कसम। अब हम बड़े हो गए ना, तो बचपन की बातें भूल गए नहीं भूल गए,
बोल के नहीं बोलेगा दोस्तों, बहुत ये पूछ रहा है, बोल के नहीं बोलेगा। मम्मी कहता हूँ खाता कि नहीं खाना, जल्दी बताओ खाता कि नहीं खाता। मैं खाता ना, क्यों नहीं खाता है, खाओगे नहीं खाओगे। कभी मोदी जी आया क्या नहीं था, ठीक है। अब मम्मी का सब कुछ मैच्योरिटी नहीं हो रही, अरे प्रैक्टिस करता हूँ भाई घर जा जाके। हाँ, मिमिक्री का कोर्स नहीं किया मैंने, घर पे प्रैक्टिस करता है। अब बताओ मम्मी कसम खाओगे नहीं खाओगे। आज के जमाने में कोई मम्मी कसम कहते हैं तो क्या बोलता है, पागल है बच्चा है क्या, सेंस वो नहीं। मीम नहीं चलता, दीदी कब बड़ी होगी, है ना, वो वाला मीम। अरे तुम्हें तो कब बड़ा होएगा, बच्चा है क्या, छोटी बच्ची हो। हाँ हाँ छोटी बच्ची हो गया। वही तो छोटी बच्ची हो गया, कब बड़ा होएगा। अब क्योंकि भैया ऐसे मीम हमारे को बन जाते हैं, बड़ी बेइज्जती लगती है, तो हमने मम्मी कसम को एक वर्ड से रिप्लेस कर दिया, पता किससे, वादा। किससे रिप्लेस कर दिया, वादा नहीं भाई वादा भाई। और वादे को मम्मी कसम के लेवल तक ले जाने के लिए उसके ऊपर एक वर्ड लगा देते हैं हम, पक्का वादा। ये जो पक्का वादा होता है ना हमारी दुनिया में, ये मम्मी कसम लेवल का होता है, लेकिन मम्मी कसम का लेवल टच नहीं कर पाता ये। बस समझ गए ना, थोड़ा वहीं तक जाता है भाई। अब क्या इतना बड़ा हो गया मम्मी कसम खाएगा, इतनी बड़ी होगी मम्मी कसम खाएगी क्या। अच्छा पक्का वादा, अब इसी पक्का वादा है ना, पक्का वादा जो हमने कर दिया, जैसे हम बचपन में मम्मी कसम बोलते थे और मैंने पक्का वादा कर दिया, इस वादे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रॉमिस ही तो बोलोगे। और हिंदी सिनेमा में गाने गाते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बस भाई ये गाना सुना तो मैंने मैंने कहा लॉ से इंटरप्रेटेड है गाना। अब जो वादा किया वो क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। वादे को क्या बोला, प्रॉमिस। जब सामने का भूल न जाना बचपन का प्यार। व्हाट इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस। इससे सरल डेफिनेशन हो गई है कोई, नो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज एग्रीमेंट, जज ने पता क्या लिख दिया लॉ में, एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस। यानी जिसे हम बचपन में कसम कहते थे उसे हमने बड़े को क्या बोल दिया, पक्का वादा। पक्का वादा। और पक्के वादे को जज साहब ने क्या बोल दिया, प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब घंघोर प्रॉमिस तो बोलेंगे नहीं, भयंकर प्रॉमिस तो बोलेंगे नहीं, सिर्फ क्या बोला, प्रॉमिस। प्रॉमिस। यानी व्हाट इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस। एग्रीमेंट एक ऐसा वादा होता है, ऐसा प्रॉमिस होता है ना, जिसके बदले हम लेन देन करते हैं। मान लो मैंने वादा किया क्या कि तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसके बदले क्या लिया, फीस ले ली। तुमने मुझे वादा किया सर फीस दूंगा या दूंगी, तो तुम मुझसे क्या ले रहे हो, पढ़ाई। तो वादे के बदले, वादे के साथ साथ उसके बदले हम क्या कर लेते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन या कुछ लेन देन कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया सर, एग्रीमेंट हो गया। तो फिलहाल अगर मैं बोलूं व्हाट इज एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट क्या बोलोगे, प्रॉमिस। बचपन में जिसे हम मम्मी कसम बोलते थे उस समय क्या बोल दिया, वादा बोल दिया। अब वो क्या बनेगा, पक्का वादा। पक्का वादा क्या बन गया, प्रॉमिस। 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 और क्या गाना गाएंगे आज हम, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो निभाऊं कैसे स्वीकार करेंगे तब ना, लिखा है तुम्हारे सामने कैसे ना, उसे लिख दो ना। रिटर्न में। अब सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें एक वादा किया, मैंने तुम्हें प्रॉमिस कर दिया, तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा, तो तुम इस वादे को क्या कर दोगे, रिटर्न। वादे को भाई लिख देना, तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अगर मैंने तुम्हें कोई वादा किया और तुमने उस वादे को स्टैम्प पेपर पे लिख दिया, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो जज सामने का मम्मी कसम पे यकीन नहीं है ना भाई, रंजीत भाई मम्मी कसम पे यकीन नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, यकीन मुझे है ना, तो जज सामने का यकीन नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तू मम्मी कसम को पता क्या कर, मम्मी कसम को एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा ले। जज साहब कह रहे मम्मी कसम को क्या कर, स्टैम्प पेपर पे लिखवा। स्टैम्प पेपर पे लिखवा ले, बाकी मैं देख लूंगा। यानी कि मम्मी कसम क्या है, वादा। वादे को तुम्हें यकीन, तुम्हें मेरे वादे पर यकीन नहीं है, उन दोनों को एक दूसरे के वादे पे यकीन नहीं है, तो उस वादे को क्या कर लो, स्टैम्प पेपर लिखवा लो, क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो व्हाट इज एग्रीमेंट, एक ऐसा प्रॉमिस जो आपने स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया, क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो नहीं बात, तो जिसका पेट नहीं भरा ना, भैया वो पूछ रहे भैया एग्रीमेंट क्या होता है, मैं समझिए कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, भैया एग्रीमेंट क्या होता है, उससे जैसा पता क्या बोला, भाई एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस। एक ऐसी बात, एक प्रॉमिस जो तुझे बोलने पर यकीन नहीं हो रहा, उस प्रॉमिस को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉर्म में लिख। तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज अ रिटन प्रॉमिस, बात खत्म। लेकिन कुछ लोग होते हैं अभी भी 12 बजे के बाद फ्रिज खोल के मिठाई खा के पेट नहीं भरा, अब कितने बजे उठेंगे, 2 बजे 3 बजे, इंटरवल है ना, फिर फ्रिज खोलेंगे, है ना, फ्रिज खोल के देखेंगे यार कुछ और खा लेता हूँ, फ्रिज नहीं खोला, फिर अलमारी खोली, 2 पार्ले जी के बिस्कुट ठूसे, है ना, और क्या किया, लेट गए, या फिर कुछ और खा के लेट गए, इससे पहले वो खा जाए मैं ही खा लेता हूँ, है कि नहीं बात। घर में फ्रिज में एक ही चॉकलेट रखी है, छोटे भाई पे यकीन नहीं है, तो रात को क्या किया, गायब निपटा दी, है कि नहीं बात, राइट। तो कुछ ऐसे बालक जो कह रहे हैं ना 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 ना,
मम्मी कसम होगी, बहुत बड़ी बात, मजा आ गया सर। लेकिन अब ये बता दो प्रॉमिस क्या होता है? पूरी भैया, इसे बोलते हैं कानून के हाथ लंबे हैं, और इसे बोलते हैं बाल की खाल निकालना, है कि नहीं बात? बाल की खाल निकालने बोल रहे भाई, पहले तूने पूछा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बता दिया। फिर तूने पूछा एग्रीमेंट क्या होता है, बता दिया। तूने पूछा भैया साइन क्या होता है, बता दिए। तूने पूछा एग्रीमेंट क्या होता है, फिर बता दिया। अब तू क्या पूछ रहा है? प्रॉमिस क्या होता है? बच्चे की जान ले गए, मतलब ये क्या बात हुई भाई? ना ना सर, एक बात, एक चीज और, अब आपने एग्रीमेंट बता दिया कि एग्रीमेंट होता है प्रॉमिस, जो हम किसको कहां पे लिख देते हैं? स्टैम्प पेपर। एक आखिरी बात और, ये और बताओ तो भैया प्रॉमिस क्या होता है? मम्मी कसम क्या होती है पता लगी, प्रॉमिस क्या होता है? अब तुम खुद सोच के बताओ, तुमने अगर वादा कर दिया किसी से, तो वो प्रॉमिस वादा है क्या? ऑफर। बस सिंपल सी परिभाषा पूछ रहा हूं ऑफर कि भैया प्रॉमिस क्या होता है, वादा क्या होता है? हिंदी में पूछ रहा हूं, वादा क्या होता है? कुछ बात कह दी और फिर उसका मतलब एक बहुत सही बात, बिल्कुल सही बात इंटरप्रिटेशन है भाई की, है कि नहीं बात? एक मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी मिलेगी तुम्हें, है ना? फिर तुम कहना मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ठीक है? तो आपकी ऑब्लिगेशन। बिल्कुल सही बोला उसने। यानी एक ऐसी बात, उस बात का सम्मान रख लेना, वो क्या मेरा वादा है ना? मैंने तुमसे कोई बात कही, ठीक है, और मैंने कहा देखो ये बात है, तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, राइट? और तुम सारे बच्चे पास हो जाओगे, है कि नहीं बात? 2-3 हजार जोड़ोगे, एक आईफोन तो मिल लिया ही जाएगा, है कि नहीं बात? दिल पे लेनी है बात, कहीं मजाक में ले लो, मजाक में लेनी, कैसे लेनी है? दिल पे लेनी है। अब सारे बालक पास हो गए, सबने 2-2 हजार रुपए जोड़े, लाख रुपए तो हो जाएंगे, तो एक आईफोन आ जाएगा। मैंने एक बात बोली, मैंने सपने ले लिया आईफोन के, ठीक है, बस हकीकत में तुम्हें बदलना है, राइट? दिल पे लेने बात। अब मैंने कहा ना, तुमने, अब तुम मुस्कुरा दी। मैंने कहा ना, मुस्कुराना नहीं है कि मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो ना, मुस्कुराना नहीं है भाई। मुझे इस बात पे सहमति दे दो, ठीक है? सिर्फ मुस्कुराना हाँ नहीं होता कि तुम मुस्कुराते तो मैं यस कैसे मान लूं? अब तुम्हें मैंने कहा भैया जैसे ही पास हो जाओगे सब इकट्ठे कर लेना पैसे, है ना, एक फोन मेरा हो जाएगा। तो बताओ, तुमने इसे हाँ कर दिया। अब जब तुम इसको हाँ कर दोगे और तुम सब सारे बच्चे जब पास हो जाओगे, तो इस बात का सम्मान रखोगे ना? रखोगे, इंडिया सम्मान रखोगे ना, राइट? तो वो सम्मान ही क्या है? प्रॉमिस है। अब मैंने जो तुम्हें बात कही और उस पर तुमने मुस्कुराने की बजाय पक्के तरीके से हाँ कह दिया, सर पक्का सर 1000-2000 रुपए क्या, पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, राइट? हम 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करके सारे बालक आपको 10 फोन गिफ्ट करेंगे, है कि नहीं बात? ठीक है, ये भी सीरियस ले सकते हो वैसे तुम, कभी सोचो ये तो मजाक नहीं बोला होगा ना, ये भी ले सकते हो सीरियस, ठीक है? अब एक मैंने तुम्हें बात कही, ठीक है ना, एक मैंने तुम्हें बात कही, बात बोली या बात कही, और तुमने उस बात को क्या कर दिया? मान लिया, हाँ कर दिया। उस बात को क्या किया? मान लिया। उस बात का सम्मान रखने के लिए तुमने उस बात को मान लिया। सम्मान रखने के लिए तुम उसको क्या बोलोगे सर? प्रॉमिस करोगे। अब मैंने जो तुम्हें बात की, तुमने उसे मान लिया, तो वो तुम्हारी तरफ से क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। उस प्रॉमिस को मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुस्कुराते रहे हो, हाँ तो करो, पर जरूर तुम्हारे दिमाग में लोचा है। मुन्ना भाई कहते तुम्हारे दिमाग में केमिकल लोचा है, तुम सारे के सारे मुकर जाओगे रिजल्ट आते ही, कहोगे ना ना इंटर में पास होंगे तब करेंगे सर, है ना, मुकर जाओगे। मैंने कहा ना, इससे पहले तुम मुकर जाओ, तुम उस बात को क्या कर दो? लिख दो ना, लिख के दो। और लिखने के बाद क्या किया मैंने? एक एक बालक के साइन करा दिए। स्टैम्प पेपर के ऊपर 4-5 स्टैम्प पेपर लाया, सिग्नेचर के अलग लाया मैं, कर साइन एक करके क्या कराए? सिग्नेचर कराए। अब सिग्नेचर करते हुए क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं बन गया? यानी शुरुआत कहां से हुई? यहां से। मैंने एक बात कही, तुम्हें वो सही लगी। अक्षय कुमार की मैं तो कह देता हूं बात अपने आप अच्छी लग जाती है ना। मैंने एक बात कही, तुम्हें वो क्या लगी? अच्छी लगी। मैंने जो बात की उसे पता जज साहब ने क्या नाम दिया? ऑफर। अब कुछ तो टेक्निकल नाम देंगे, रिश्ता वही सोच नहीं। मैंने एक बात कही, मैंने तुम्हें कुछ ऑफर दिया, मैंने एक बात बोली, तुमने उसका मान सम्मान रखा और हाँ कर दिया। मैंने बोला कि भैया मुझे फोन दे देना, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तुम खतरनाक हंसी के साथ क्या किया? एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन तुम्हारी जो डेंजर हंसी है, उसके मास्क के पीछे जो हंसी है, मुझे उस पर यकीन नहीं था। उसके मास्क के पीछे भी जो हंसी है, मुझे उस पर यकीन नहीं था। मैंने कहा भाई मैंने ऑफर दिया, तूने उसे हाँ कर दिया। कह रहे सर मैंने हाँ कर दिया ना, जो मैंने हाँ कर दिया वो मेरा क्या बन गया? वो मेरी मम्मी कसम बन गई, समझ लो। पक्का बात। तुम सबने कहते सर हम आप बस सर जैसे रिजल्ट आएगा मम्मी कसम आपको फोन दे देंगे।
लेकिन मुझे उस मम्मी कसम पे यकीन नहीं है, तो मैंने क्या किया, लिख दिया। भाई ना 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 ना, मैंने जो बात कही तूने हाँ किया, हाँ करते हो क्या बन गया, वादा बन गया, उसे लिख दे। लिखते हो क्या बन गया, और एग्रीमेंट के बाद मैंने क्या किया, सिग्नेचर। भाई दहलीज पे तेरे रखे जो कदम, दहलीज पे कदम रखते जज साहब क्या बोलते हैं, सिग्नेचर। भाई एनफोर्सिबिलिटी लेके आइयो, सिग्नेचर लेके आइयो, ऐसे टाइम वेस्ट मत करिए वरना हाथ ऊपर करके खड़ा कर दूंगा, है ना। सिग्नेचर करा दे, क्या बन गया कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली में खतरनाक बात है कि एरो उल्टे लगे हैं। एरो कैसे होने चाहिए, ऊपर से। हाँ एरो ऊपर की तरफ होने चाहिए। कहानी कॉन्ट्रैक्ट की यहां से शुरू नहीं है, ए पुष्पा ऑफर से। फ्लावर नहीं बनने का, क्या बनना है, फायर बनना है। फायर बनने का है। कभी नीचे 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 लेट जाओ, एसी बंद करा लो वहां, पीछे वाले वाला बोलते वो लेटने को तैयार रहते नीचे, है ना, नीचे नहीं लेटने का। तो भैया पुष्पा भाई लोग इधर ध्यान देंगे, कहानी एग्रीमेंट से शुरू नहीं है, ऑफर से शुरू है। ऑफर से। यानी कि बात यहां से शुरू है, बात चली तो दूर तक जाएगी, बात यहां से शुरू है। ऑफर हुआ, रेड पेन से बना रहा हूं, ऑफर हुआ, आपने उस पर क्या किया, एक्सेप्ट। मैंने एक बात कही, तुमने उसे हाँ कर दी, वो क्या बन गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस। मुझे तुम्हारी मम्मी कसम और वादे पे यकीन नहीं था, प्रॉमिस बोले तो वादा, मुझे उस वादे पे यकीन नहीं था, मैंने गाना भी गाया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उस वादे को क्या किया, रिटर्न एग्रीमेंट। भाई उस वादे को लिख दे। मैंने उस वादे को लिखवा लिया, लिखवाते वो क्या बन गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नाम दिया, टेक्निकल टर्म क्या नाम दी, एग्रीमेंट। फिर मैंने उस एग्रीमेंट पे क्या करा लिए, इन्फोर्सबिलिटी। सिग्नेचर करा लिए। सिग्नेचर क्या बनेंगे, इन्फोर्सबिलिटी। और एनफोर्सिबिलिटी बन के वो क्या बन गए, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट की कहानी में एरो ऐसे नहीं है, एरो अपवर्ड है। अपवर्ड। यानी कॉन्ट्रैक्ट की कहानी एग्रीमेंट से शुरू नहीं होती, कहां से शुरू होती है सर, ऑफर से। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, प्रॉमिस व्हेन रिटन ऑन अ स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट। बिकम एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पर साइन हो जाए, इन्फोर्सबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी आते ही वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, यस सर, मजा आ गया। समझ गए ना। यस सर। अब मैथ से मोहब्बत करने वाले बच्चे फिर से आए, वो कहने लगे सर एक इक्वेशन और है सर, हमने याद किया, नोट कर लिया पहले, यस सर। ठीक है। कहानी कहां से शुरू हुई है सर, ऑफर से। O प्लस A इजिकल टू P, P को क्या किया हमने, हाँ P को क्या किया सर, रिटर्न में लिख लिया, क्या हो गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पे क्या करा लिया, इन्फोर्सबिलिटी। कॉन्टेक्ट हो गए। पहली क्वेश्चन ये थी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इजिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। जमती है बात, जमते कि नहीं जमते दोस्तों, जमते जमते बोलो तो जमती है। जमते सर, जमते। एक बालक बहुत ही डेंजर कह रहा है सर ये तुच्छ लेवल का मैथ है, तुच्छ लेवल का। सर मैं बताता हूँ आपको असली इक्वेशन, O प्लस ए प्लस ई इजिकल टू सी, ये है असली इक्वेशन। मजेदार, अंधेर लग रही है। अंधेर लग रही है। आधे लाइट आ गई, बिजली आ गई। बताओ एक बार वो जिसपे स्विच पे वो निशान बन रहा है ना, एक मिनट ऑफ रखो, ऑफ रखो। अब ऑन करो, बताओ O प्लस ए इजिकल, O प्लस ए प्लस ई इजिकल टू सी। कह रहा है सर ये असली इक्वेशन, सही है गलत है, यही है सर। कैसे सही है, ऑफर से स्टार्ट होता है। हाँ ऑफर के बाद प्रॉमिस। तो सही कह रही मुन्नी, प्रॉमिस भी ओपी होगा ना सर, हाँ मुन्ना बताओ, OPAE। O P A प्लस E इजिकल टू सी। यस। तो यानी कि तुम्हारा आपसे O प्लस ए प्लस ई इजिकल टू सी, ये सही नहीं है, मतलब है संतुष्ट नहीं हो रहा सर। चलो सर O प्लस ए ही तो P बन गया। हाँ एक बात और, वो तो समझने वाले हो। एक बात और, चलो अगर मैं बचपन में खेल खेलते थे, भूल फिर से वही, भूल ना जाना, बोलो बोलिए। बचपन का प्यार। अच्छा। बचपन का प्यार कैसे है बताओ, अगर मैं बोलूं जिसने मैथ्स भी नहीं पढ़ी हुई शायद वही बता देगा, जिसके बाद 10th 11th 12th में मैथ्स भी ना हो,
x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, तो क्या x इज इक्वल टू z हो सकता है? यस सर। बचपन में सीखते थे y से y कट गया भैया, हेंस X x इज इक्वल टू z, प्रूव हेंस प्रूव, LHS को RHS प्रूव। है ना? अब सुनो ध्यान से, O प्लस A इज इक्वल टू P, जमती है बात? हाँ यस सर, जमते कि नहीं जमते हैं? जमती है। P इज इक्वल टू A एग्रीमेंट, P से P ना काट दिया भैया, P से P काट देंगे गुना हो जाएगा क्या? नो सर। मैंने क्या किया, मैंने P से P लुढ़का दिया और मैंने बोल दिया O प्लस A इज इक्वल टू A एक एक्सेप्टेंस का था, एक एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस इज इक्वल टू हाँ पुरानी वाली थी A प्लस सर मैथमेटिकल C। एग्रीमेंट, हाँ सॉरी A रुको रुको, एग्रीमेंट क्या होता है? A एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये होता है नहीं होता? P से P कटेगा नहीं कटेगा? तो मैं बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू O प्लस A, बोल सकता नहीं बोल सकता? यस सर। तो मैंने इसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकाली, A इज इक्वल टू O प्लस A। O प्लस A। अब ये बताओ, ये O प्लस A जो है, इसको मैंने A तो लिखा है ना? अगर एग्रीमेंट होता है प्रॉमिस और प्रॉमिस होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो मैंने P से P क्या किया, काट दिया। तो मैं बोल सकता हूँ एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो मैंने यहाँ पे A प्लस E इज इक्वल टू C था, अब मैंने एग्रीमेंट को क्या कर दिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो सही है क्वेश्चन, गलत है? सही है। मैंने सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का तो इस्तेमाल किया है, मैंने P से P काट दिया, तो ये क्वेश्चन भी ठीक है और ये क्वेश्चन भी ठीक है। कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, बाई चांस ट्रू फॉल्स में आता है, इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या आप ये बात ट्रू मानेंगे, फॉल्स मानेंगे? O प्लस A प्लस E इज इक्वल टू C, यानी ऑफर विद एक्सेप्टेंस विद एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों समझ में नहीं आती बात? सर ये क्या लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो हमने क्या पढ़ा था, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, सर ने लिखवाया भी था A प्लस E इज इक्वल टू C। या क्वेश्चन कह रहा है ऑफर विद एग्रीमेंट, ओ सॉरी ऑफर विद एक्सेप्टेंस एंड एनफोर्सिबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे को इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि बच्चा कॉन्ट्रैक्ट क्या रखता है, बच्चा कॉन्ट्रैक्ट पे, हाँ बिल्कुल सही बात, बच्चा कॉन्ट्रैक्ट पे ये रखता है कि सर हमने तो ये पढ़ा है A प्लस इज इक्वल टू C, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चे को अगर एक स्टेटमेंट लिखी आ जाए, ऑफर विद एक्सेप्टेंस एंड बैक्ड बाय या पुश्ड बाय एनफोर्सिबिलिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बच्चा कहता है गलत है। भाई गलत कैसे है, हमने A इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू O प्लस A, P से P काट दिया, एग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या बन गया, O प्लस A बन गया। दिस इक्वेशन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। अगर मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दूं, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड एंड बैक्ड बाय एनफोर्सिबिलिटी, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड एंड बैक्ड बाय एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू या फॉल्स? ट्रू, 100% ट्रू। सर रीजन बता दो दिया, वही कह रहा हूँ, रीजन वही हुआ। हाँ राइट, रीजन क्या है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस इज इक्वल टू O प्लस A, देयरफॉर वी कैन से दैट एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉमिस, प्रॉमिस और प्रॉमिस क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, देयरफॉर वी कैन से दैट एग्रीमेंट इज अ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। राइट, तो आप इस तरह से आप इंटरप्रिटेशन इसकी लिख सकते हैं। पहले जमाने में ट्रू फॉल्स एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते थे, बोलो समझ गए सर? सो दिस इक्वेशन इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो करेक्ट। बात समझ में आ हम गई? लोग में तो नहीं आएगा ट्रू फॉल्स। हाँ, चांसेस कम होते हैं। सर एग्रीमेंट को बस प्रॉमिस लिखेंगे, रिटर्न प्रॉमिस लिखेंगे? वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन अगले चैप्टर्स में हम सीखेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे ना। राइट, एग्रीमेंट प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सर एरो तो अपसाइड लगेगा ना? हाँ, एरो से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ऊपर की तरफ ही लगा लो, है ना? अप एंड डाउन। चलो ऐसे लगा लो, है ना? और फेस। इक्वेशन नोट कर ली? यस सर। अब ये बताओ, आज के बाद कोई तुमसे पूछे भाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, एक तो कहानी सुनानी, एक राजा एक तिरानी, दोनों मिले शुरू कहानी, है ना? इसके बाद उसी बालक को एक चीज और पूछनी है, एक चीज और बोलनी है। आज के बाद कोई भी तुमसे पूछे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, तुम्हें पता क्या बोलना है? अबे हट यार, क्या बोलना है? अबे हट यार। तू लेवल की चीज पूछ, लेवल की तू चीज पूछ रहा है, अबे हट।
अबे हट। क्या बोलना है उसे? अबे हट। अबे हट यार, बिल्कुल बेकार है। ये कोई पूछने वाली बात है? पढ़ लिया, पढ़ के नहीं रट रखा, बिल्कुल रट के रखा, समझ रखा। पूछे तुझे कुर्सी खींच, आ बैठ, कुर्सी बैठ, यहाँ बैठ साथ। जमीन चीटा बिछा ले, जमीन पे बैठेगा, आ जा, उसे बैठा लेना अपने पास। क्या बोलना उससे? बैठ जा, बैठ जा। हाँ बैठ, मैं समझाता हूँ। वो कह रहा अबे हट गया, क्या मतलब क्या? वो मैं कहा भाई इतनी छोटी चीजें, इतनी तुच्छ चीजें, उसके लिए भी तू मुझसे कह रहा पढ़ लिया, टेंशन ले रहा है, तो उसे क्या बोलना है? अबे हट। अबे हट। और जैसे तुम उसे अबे हट बोलोगे ना, ब्रैकेट में पता क्या लगा देना? टू। जाने अनजाने तो पता क्या याद हो गए, जो पूरे इंडिया के, पूरे इंग्लैंड के बच्चों को भी आसानी से याद ना होते हो, सारे के सारे सेक्शन याद करा दिए मैंने तुम्हें। जाने अनजाने तो पता लगा तुम्हें सेक्शन याद हो गए। और बच्चे पता क्या बोलते हैं भाई, किसी से पूछ लेना, बच्चे पता क्या बोलते हैं भाई, फाउंडेशन में सेक्शन नहीं पूछते, अच्छी बात है सेक्शन नहीं पूछते, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख के आऊं, एज पर सबसेक्शन एच ऑफ सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल, एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, और एक बालक लिख के आ रहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसा कुछ कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक बालक लिख के आ रहा है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसे नंबर ज्यादा मिलेंगे। जो एज पर सेक्शन लिखा है। भाई दम, बात में दम आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर, लग रहा है लॉ कर सर। अगर मत लग भी रहा, कुछ हमने पढ़ा है, कुछ हमें ज्ञान है, यानी जिसको सेक्शन याद ही नहीं है उसको तो रट रखिए क्या डेफिनेशन, जिस सेक्शन याद है उसको पता है इस सेक्शन में बात लिखी है, भले ही सेक्शन के एक्स्ट्रा मार्क्स ना हो, पर आपको फाउंडेशन में लिखकर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि भैया इंसान कॉपी चेक करता है, मशीन कॉपी चेक नहीं करती। मशीन कॉपी चेक कर रही होती वो एमआर शीट की तरह, तो मशीन में तो फीड है, आप सेक्शन लिखो ना लिखो, जो लिखा है वो नंबर मिलेंगे। इंसान अगर मेरे पास कॉपी चेक करने के लिए आएगी तो मैं किसको ज्यादा मार्क्स दूंगा? जो सेक्शन लिखा है, जिसने धारा लिखी है। मैं कहूंगा इस बच्चे ने धारा भी याद की है, सेक्शन भी याद किया, केस का नाम भी याद किया है। मान लो अरबाज खान वाले जैसे कोई केस आया, केस का नाम भी याद किया है, इस केस में ऐसा हुआ इसलिए इस केस में भी ऐसा होगा, तो उसको अगले क्वेश्चन में नंबर बहुत ज्यादा। साइकोलॉजी के एक बालक करे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक बालक करे एज पर सेक्शन 2H, तो भाई याद किया ना उसने, तो इसलिए सेक्शन हमें याद करने हैं, और मैं तुम्हें याद करा दूंगा, मतलब तुम्हें दिमाग में लगाना घर जाके, मैं तुम्हें ही याद कराऊंगा सेक्शन, गारंटी से याद कराऊंगा। जिसने बोला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसे क्या बोलना है? अबे हट। ठीक है, अब सुनो कैसे याद होगा, कैसे याद होगा? अबे का ए यहाँ, बी यहाँ, प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन एक ही है, बी यहाँ, ई यहाँ, और हट का एच यहाँ, और इन सब के आगे क्या लिखा है? सब क्या क्या लगा है? 2 लगा है। ब्रैकेट खोल दो ना, यस सर, ब्रैकेट खोल दो, सबके साथ क्या लग जाएगा? 2। तो ये पता क्या बना? ऑफर सेक्शन 2A, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B, प्रॉमिस सेक्शन 2B, एग्रीमेंट सेक्शन 2E, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H। बोलो याद हो गए? जी सर, चेक कर लूं, एक बार कर ली। चेक कर लूं, याद हो गए नहीं हो गए? अबे हट। जो भी भैया, सर एक मिनट सर, एक मिनट लिख लाइक। कोई बात नहीं, अभी लिख देना। ये बताओ A प्लस E इज इक्वल टू C। ए क्या होता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर। O प्लस A एक्सेप्टेंस। याद होगी बात? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल वाला इज कॉन्ट्रैक्ट। Contract। कोई बोले भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या बोलना उसे? एग्रीमेंट एनफोर्समेंट। As per subsection राजा रानी। अबे हट। अबे अबे हट। कोई बोले भैया सेक्शन के हिसाब से क्या होता है, क्या बोलना उसे? अबे हट। जोर से बोलो भैया। अबे हट। मुझे बोल लो क्या? चाट लाएंगे, चाट नशे में हो क्या? क्या बोलना है भैया? अबे हट। दोस्त को बोलना है, दोस्त को क्या बोलना है? अबे हट। और अबे हट के साथ ब्रैकेट के बाहर क्या लगाना है? 2। Two। पहले अबे हट लिख लेते हैं। अबे हट वाली जो भी बात है ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि वो सब सेक्शन है। कहां से शुरू करूंगा? ए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की कहानी एग्रीमेंट शुरू होती है, ऑफर से शुरू होती है। ऑफर से। ए वहीं से शुरू होगा ना, ए ए, बी बी ई, अबे का ई H। और एच, सब ब्रैकेट में होंगे, क्योंकि सारे के सारे अल्फाबेट क्या है? छोटे। सब सेक्शन है छोटे, तो उन्हें ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, यही लॉ का नियम है। सब क्या है, क्या लगा दूं? 2 कॉमन है ना? सब क्या है, क्या लगा दिया सर मैंने? 2 लगा दिया। 2 और 2 हो गया। यानी कि ऑफर किसमें लिखा है? 2A में। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन किसमें लिखी है? 2B में। प्रॉमिस की डेफिनेशन किसमें लिखी है? 2B में। एग्रीमेंट की डेफिनेशन किसमें लिखी है? 2E में। कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन किसमें लिखी है? 2H। हो गया सेक्शन। भाई कौन कह रहा है सेक्शन याद नहीं होते? कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा, दोस्त कह रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कौन क्या कहता है। हमें सेक्शन याद है कि नहीं है? अब तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे, जिंदगी भर,
क्योंकि तुम्हें दोस्तों क्या बोलना है, अबे हट। बस हॉस्टल जाते ही बोलना अबे हट, नहीं सर, है कि नहीं बात, राइट। उन लोगों ने पढ़ा रखा सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, याद होगी बात, राइट। अब ये सर हमारे सेक्शन हो गए। आपने ये नहीं पूछा सर एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी अगले लेक्चर में बताऊं कि एनफोर्सिबिलिटी का सेक्शन नहीं है, एनफोर्सिबिलिटी का है केस। अरबाज खान और झंडू की तरह खतरनाक केस आया, वो एनफोर्सिबिलिटी से, तो उसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। रुक जाओ, आज हमने क्या पढ़ा, एक था राजा एक थी रानी, शुरू कहानी, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन क्या है इसका, 2H, ये तुम्हें याद हो चुका है, 2 सबसेक्शन एच। क्या ये बात सही है गलत है, सही बताओ। प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन जोड़ दिया तो क्या हो गया, एग्रीमेंट, है ना। प्रॉमिस के साथ कुछ लेन देन करना है, बदले में कुछ ऑफर प्लस एक्सेप्शन क्या होता है, प्रॉमिस। क्या ये पूरी इक्वेशन सही है गलत है बता दो। सही है सर। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर प्लस, अरे रुक जाओ, एक तो बालक स्टेशन में बैठे हैं, मैं ट्रेन जैसी यूं जा रही हूँ ना, यूं अपना लगेज लेके वहां खड़े थे गेट पे, सीट रिजर्व करने के लिए गेट पे खड़े हो जाएंगे, जैसी ट्रेन रुकी भी नहीं होगी, चल रही होगी 10 की स्पीड में, कूद जाएंगे। रुक जाओ भाई स्टेशन वाले बालक, रुक जाओ, कोई बात करने दो। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी है या नहीं है, यस सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया नहीं हो गया, ठीक है। इसका सेक्शन बोल देना, 2H. याद होगा तुम्हें सेक्शन, तुम्हें क्या बोलना है, अबे हट। अबे हट बोलना, अबे हट बोलना, खेल सर एक्सेप्टेंस को सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी, क्या ये वाली बात सच है झूठ है, सही है ये कई बालक झूठ मान लेते हैं, पर ये झूठ नहीं है भाई, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा ऑफर प्लस एग्रीमेंट होता है प्लस एनफोर्सिबिलिटी, यानी O प्लस A प्लस E इज इक्वल टू C, ये बिल्कुल सही बात है। सर। एक्सेप्टेंस को प्रपोजल भी बोलते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं, ऑफर, एक्सेप्टेंस को तो हम ही बोलते हैं, सर मैं कंसीडरेशन वाली बात कौन सी वो बात होगा। थैंक यू बोलो सर, तो समझ कैसे, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। चलो बाय बाय।